9वां विरासत कमला देवी सांस्कृतिक पर्व का यह दूसरा दिन है और दूसरे दिन में हम एक और नाट्य कला प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो हमारे मध्य प्रदेश उज्जैन से एक इंस्पेक्टर से मुलाकात, ये नाट्य प्रस्तुति आपके सामने होने वाली है। जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने जो भारत की सभ्यता बनाई, वो अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय, वहाँ से हमने उस कंसेप्ट के साथ में हम आगे बढ़े। आज हमारे पास एक विकसित देश है। उसी को चरितार्थ करते हुए जैसे माननीय अध्यक्ष महोदय डॉक्टर विनोद नारायण इंदुरकर और आदरणीय निदेशक महोदय, साथ में हमारे थिएटर के निदेशक महोदय उज्जैन से, ये हमारे जैसे सभागार में आए, हमने दीप प्रज्वलन का कार्य किया और दीप प्रज्वलन के साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत हो जाती है, शुभ शुरुआत हो जाती है। इस कार्यक्रम को आगे गति देने से पहले, जैसा कि हम हर चीजों को हम जैसे प्रवेश कर रहे हैं, आजादी के अमृत महोत्सव को हमने पहले सेलिब्रेट किया, उसके बाद हम अमृत काल में प्रवेश कर गए और उस अमृत काल को कई तरीके से हम सीसीआरटी के प्रांगण में पर्व के रूप में मना रहे हैं। उसी का एक यह भी 9वां विरासत कार्यक्रम है। इसमें सबसे पहले आपने कल के कार्यक्रम में देखा होगा, एक सीरीज हम सम्मानित करने का भी कार्य कर रहे हैं जो अच्छा कार्य करते हैं अपने क्षेत्रों में। तो हमारे सीसीआरटी में जब हमने मीटिंग किया, इस कार्यक्रम को जब हमने कंसेप्चुलाइज किया, तो उसके अंदर में बात उभर के आई कि एक सितारे होते हैं जो बहुत हायर अचीवर होते हैं और कुछ सितारे होते हैं जिनकी वजह से वो सितारे चमकते हैं, वो जमीन के सितारे होते हैं। तो हमने 2 ग्रुप में इस जो सम्मानित करेंगे हम, इसमें दोनों तरह के अचीवर को रखा है हमने, जिनकी वजह से तारे ऊपर चमकते हैं और जिनकी वजह से हमारे सीसीआरटी के कुछ कार्य विशेष रूप से होते हैं। उस कार्य को करने के लिए सर्वप्रथम मैं माननीय अध्यक्ष महोदय और निदेशक महोदय को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। सर, निवेदन है कि आप दोनों मंच पर शोभा बढ़ाएं। उसके बाद मैं एक एक करके लास्ट में सर, ठीक है सर, ठीक है, हम आगे सम्मान करने की प्रक्रिया जैसे निदेशक महोदय के अनुसार हम अंतिम में रखते हैं। अभी चूंकि हमें नाट्य कला को शुरू करना है, अगर मैं बात करूं विरासत में 1 मिनट का समय लूंगा। ऊर्जा की बात होती है, हम ऊर्जा को परिवर्तित करते हैं, चाहे आर्टिस्ट हो, एकेडमिशियन हो, जिस भी फील्ड के लोग होते हैं, जब दर्शक दीर्घा में लोग होते हैं, हम ऊर्जा बनाते हैं। जैसे हमारे चेयरमैन साहब ने कहा था उस समय अपने उद्बोधन में कि ये स्पेस है, इस स्पेस को कैसे उपयोग करना है, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात होती है ऊर्जा की। जैसे मैंने अमृत काल की बात कही, अब हम अमृत काल में आ रहे हैं, प्रवेश कर गए हैं, तो परिवर्तन हो रहा है हमारे देश में, हम सब विटनेस हैं। अगर हम देखना शुरू करें तो हमारे देश में नवरात्रि का समय है, इसलिए मैं रिलेवेंट कर देता हूं दोनों चीजों को। कल की एनर्जी जो थी, रिकैप कर देता हूं थोड़ा। कल जो हुआ यहाँ पे थिएटर, उसमें ये था जय दंतेश्वरी, आपने ऊर्जा देखा होगा। वो सुदूर बस्तर में एक शक्तिपीठ है, दंतेश्वरी माता, वहां का दशहरा बहुत फेमस है। दूसरा फिर उनने चिल्लाया जोर से, खल्लारी, जय खल्लारी। तो ऐसे पुरोधा हुए वीर नारायण, जिसको हमने कल सेलिब्रेट किया। उसके बाद गुंडाधुर हुए, जो कल हुआ। अब उसी सीरीज में जब आप देखेंगे, नवरात्रि के वक्त में हमारे देश में 51 शक्तिपीठ हैं, 51 शक्तिपीठ हैं, चारों कोने में, भारत में, सभी जगह में।
और नवरात्रि में वो जागृत अवस्था में। तो 51 भैरव भी हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, वो सभी अभी जागृत हैं इन 9 दिनों में। अब मैं विषय पर आता हूं। ये जो जागृत है, कल का जिन लोगों ने चंद्रमा देखा होगा, दिल्ली में हम लोग नहीं देख पाए, बारिश हो रही थी। कल चंद्रशेखर का स्वरूप था। चंद्रमा चंद्रशेखर के रूप में थे और उसके नीचे एक और स्ट्रक्चर था जिसको इंग्लिश में वीनस कहते हैं। हम उसको भारतीय रूप में देख सकते हैं। वैसे ही शहर से, वैसे ही पुरातन नगरी हमारी अवंतिका मध्य भारत में स्थित है, जो विश्व में प्रख्यात है, जिसको हम अब उज्जैन के नाम से जानते हैं, जहां से प्रख्यात राजा विक्रमादित्य, अगर आप नहीं रिकॉल कर पा रहे हैं, विक्रमादित्य का बचपन में हमने स्टोरी सुना हितोपदेश में और सभी में। उस शहर से हमारे बीच में थिएटर मंचन के लिए जो हमने निदेशक महोदय वहां से और उनकी टीम को बुलाया, उनको सीसीआरटी के ऑन बिहाफ उनका स्वागत करते हुए मैं गर्व महसूस करता हूं। एक इंस्पेक्टर से मुलाकात, ये थिएटर का विषय है और इसके लिए हमारे बीच में बहुत ही गुणी और इस फील्ड के जो निदेशक और मैं कहूं गुरु हमारे बीच हैं, उनका मैं आप लोगों से परिचय कराऊं और उनके साथ उनके डिस्टिंग्विश टीम है, उसका भी हम समय के साथ आपके साथ परिचय कराएंगे। और पहले आप उनके परिचय से पहले आप उनको देखें, उनको समझें और उनको अप्रिशिएट करें। हमारे बीच हैं, हम सभी उनका स्वागत करते हैं, श्री शरद शर्मा जी उज्जैन से। एक बार जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करें। और शरद शर्मा सर के साथ में उनके टीम के सदस्य भी हैं, उनके जो अलग आर्टिस्ट और परफॉर्मर्स भी हैं। तो मैं मुख्यतः शर्मा साहब की तारीफ करूं, उनके तारीफ में कुछ शब्द बताऊं आप लोगों को। श्री शरद शर्मा नाट्य कला निर्देशन में एक सुविख्यात और अग्रणी नाम है हमारे देश में। 40 वर्षों का शर्मा साहब को अनुभव है, वो इस फील्ड में निरंतर अथक काम कर रहे हैं। मालवा क्षेत्र में ही नहीं, उनने शुरुआत जरूर मालवा क्षेत्र से किया, लेकिन इसको एक जन आंदोलन के रूप में थिएटर को और हमारे नाट्य कला को भारत में नहीं, भारत के बाहर तक भी पहुंचाया। इनके अगर आप परफॉर्मेंसेस देखेंगे इनके टीम की, तो 115 से अधिक इनके परफॉर्मेंस हो चुके हैं, 17 से अधिक राज्यों में हो चुके हैं। तो ये भारत के सभी क्षेत्रों में शर्मा साहब का कार्य सराहनीय रहा है। और इनके प्रमुख कार्यों में अगर आप इनके कैरेक्टर देखें, जो जिसमें शर्मा साहब विख्यात हैं, एक नंद जो लहरों के राजहंस में उनका किरदार था, विकास, उसके बाद मेन रोल अगर आप देखें तो रावण, कर्ण, दुर्योधन और बहुत सारे धार्मिक रोल भी उनने किए। तो सीसीआरटी की ओर से मैं शर्मा साहब को भी बता दूं, सर इसमें मिक्स ग्रुप है हमारा, जिसके अंदर में बनारस हमारे इंटरप्रिटेशन सेंटर हैं, जहां पे 10 स्कूल्स हमारे सीसीआरटी ने अडॉप्ट किया हुआ है और वहां पे हमारा कल्चरल एक्टिविटी कंटिन्यू चलते रहता है। वहां से बच्चे हमारे बीच आए हुए हैं। फिर कदम कदम बढ़ाए जा हम एक कार्यक्रम करते रहे स्कूलों में पूरे देश में। वहाँ से छात्र उदयपुर से हमारे साथ लगभग 42 छात्र हैं, उनके टीचर्स हैं, स्कॉट्स हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स हैं। और यहाँ से हमारे डिस्टिंग्विश इनवाइटीज हैं, उनकी टीम है, सीसीआरटी के हमारे सदस्य हैं। और इन सभी की ओर से सर आपका हार्दिक अभिनंदन और आपके टीम का भी हार्दिक अभिनंदन। सभी को धन्यवाद।
शीतल आओ, मजा आ गया आज तो। लगता है मेरी परसों पर पुरानी तमन्ना पूरी हो गई। वाकई कितना अच्छा लग रहा है यहाँ। क्या बात है बसंत, वाइन पिला रहे हो? अरे वाह विक्रम, मुझे वाइन देखकर याद आया कि कल वाइन शॉप का मैनेजर बता रहा था कि तुम्हारे डेड को भी यही ब्रांड पसंद है। तुम तो बिल्कुल ठीक ही कहा होगा। उन्हें वाइन की बहुत अच्छी परख है और मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं। मैं अभी ये पसंद नहीं करूंगी कि तुम बूढ़ों की तरह वाइन के बारे में बातें करते हो। इधर देखो, क्या मैं बूढ़ा हो गया हूँ? क्यों शीतल? जी हाँ, अभी आप बूढ़े तो नहीं हुए, लेकिन अभी आपको वाइन के बारे में पूरा नॉलेज नहीं है डैड। अरे कमाल शीतल, आज थोड़ी सी वाइन तुम भी लो, खुशी का मौका है भाई। बिल्कुल भी और नहीं। प्लीज हमारी खुशी के लिए थोड़ी सी तो ले लीजिए। अच्छा ठीक है, थोड़ी सी दीजिएगा। ओके। थैंक यू। अरे वाह, क्या शानदार खुशबू आ रही है। लगता है बड़ा लजीज खाना बन रहा है। थैंक्स बसंत। कैसी बातें करते हो जी? विक्रम भी तो अपने घर का आदमी, ये बुरा नहीं मानेगा। जरा बुरा मानने को दिखाओ। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। अब तो मैं इस घर का मेंबर बन गया हूँ। इसके लिए मैंने कितनी कोशिशें की हैं, ये तो तुम जानती हो। बोलो, जानती हो ना? हाँ हाँ, उसे सब मालूम है। हाँ, बस पिछली गर्मियों को छोड़कर जब तुम मेरे पास भी नहीं पड़ते और मैं ये सोच के परेशान हो गई थी कि पता नहीं इसे क्या हो गया। मैंने तुम्हें बताया तो था कि उन दिनों मैं अपने काम में बिजी था। हाँ, कहा तुमने। छोड़ो शीला, उसे तंग मत करो। शादी के बाद ही तुम समझ पाओगी कि कैसे एक आदमी को सबसे जुड़े राजी नहीं करना पड़ता है। तुम्हें भी इसकी आदत पड़ जाएगी जैसे मुझे पड़ गई है। मुझे नहीं लगता मॉम कि मुझसे ये सब हो पाएगा। अब इसमें हंसने की क्या बात है? बस पता नहीं, इन्हीं अचानक हंसी आ गई। लगता है इसे चढ़ गई है। शीला, तुम्हारी लैंग्वेज को क्या होता जा रहा है? पता नहीं आजकल की लड़कियां कहाँ से सीख कर आती है। बस यही तो आता है इसे। स्टॉप दिस अशोक। अच्छा अब बस भी करो। हाँ तो आप कुछ कहने वाले थे? हाँ, मैं इतना ही कहने वाला था कि आज ये इतनी खुशी का मौका है, तो थोड़ा सा अफसोस भी है मुझे। अफसोस इस बात का कि विक्रम, अगर तुम्हारे पेरेंट्स को इमरजेंसी में विदेश नहीं जाना होता तो आज वो हमारे साथ होते और हम लोग मिलकर एंजॉय कर रहे होते। और खुशी इस बात की कि तुम्हें ये छोटी सी पार्टी पसंद आई। बिल्कुल, मुझे भी ऐसी ही पार्टी पसंद है। लेकिन लफ्जों में बयान करना कितना मुश्किल लगता है। मत कीजिए डैड। दरअसल ऐसी बात नहीं है। आज की रात मेरी जिंदगी की सबसे खुशगवार रात है। और विक्रम और शीला, मैं तुम्हें साफ तौर पर बता देना चाहता हूँ कि तुम लोगों की एंगेजमेंट मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है। मुझे उम्मीद है शीला तुम विक्रम को खुश रखोगी और विक्रम तुम शीला को खुश रखोगे। मेरी दिली तमन्ना थी कि मुझे तुम्हारे जैसा ही कोई दामाद मिले। हाँ, बिजनेस में हम लोग एक दूसरे के राइवल रहे हैं और कपूर साहब की कंपनी भी काफी बड़ी और पुरानी कंपनी है, लेकिन तुम्हारी वजह से, यस यंग मैन, तुम्हारी वजह से दोनों कंपनीज एक हो गई हैं। वो देखना, वो दिन दूर नहीं जब दोनों कंपनीज मिलकर काम करेंगी। और मालूम है उससे क्या होगा? खर्चा कम, प्रॉफिट ज्यादा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और मुझे पूरा यकीन है कि इसके लिए पापा भी तैयार हो जाएंगे। सुनिए खन्ना जी, ऐसे मौके पर बिजनेस की बात करना अच्छा लगता है क्या? आई एग्री विद यू शीतल, वो तो मैंने ऐसे ही जिक्र कर दिया था। दरअसल शीला की किस्मत बहुत अच्छी है एंड यू टू आर ए लकी बॉय विक्रम। मालूम है मुझे। एंड आई विश ऑल हैप्पीनेस फॉर बोथ ऑफ यू। विक्रम और शीला, हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और मुबारकबाद। थैंक यू। अशोक, विक्रम, शीला, मेरी ओर से भी आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। बस इसका कभी कभी पारा चढ़ जाता है। वैसे दिल की बहुत अच्छी है शीला। बदमाश। मॉम, मैं किसके लिए विश करूं? तुम मेरे लिए कर सकती हो। ठीक है। थैंक्स फॉर योर लविंग जेस्चर। आशा करता हूँ कि जितनी खुशी तुम्हें चाहिए उतनी मैं तुम्हें दे पाऊँ। बस करो विकी, नहीं तो मैं रो पड़ूंगी। अच्छा, इधर आओ। शायद इससे तुम्हारा रोना बंद हो जाए। वाओ, ये तो वही है ना जो तुम मुझे देना चाहते थे? बिल्कुल वही है। हाउ स्वीट ऑफ यू। थैंक यू। मॉम, देखिए ये खूबसूरत है ना? कितनी सुंदर अंगूठी है बेटा। शीला, पहन के तो देखो। विकी, तुम ये पहना दो ना। ओके। अब लग रहा है कि मेरी एंगेजमेंट हो गई है। वो तो है ही बेटी, बहुत ही शानदार अंगूठी है, ध्यान रखना बेटा इसका। बिल्कुल, मैं तो इसे एक पल के लिए भी अपनी नजरों से दूर नहीं होने दूंगी। बिल्कुल सही मौके पर आई है। अच्छा सुनिए, अगर आपको कुछ और नहीं कहना हो तो मैं और शीला ड्राइंग रूम में चले जाए और आप लोग। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ
तुम सुन रही हो ना शीला? सॉरी डैड, दरअसल मैं सुन ही रही थी। दरअसल इस सगाई से मैं बहुत खुश हूँ और मैं कहना ही चाहता हूँ कि आजकल लोग बहुत उल्टी सीधी बातें करते हैं, पर मैं एक मेहनती बिजनेसमैन होने के नाते कहता हूँ, एक ऐसा बिजनेसमैन जो खतरे उठाना जानता है, जो जानता है कि वो क्या कर रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि तुम लोगों की शादी बहुत ही अच्छे वक्त में होगी, आज के वक्त से भी कहीं बहुत ज्यादा अच्छा वक्त। अरे पिछले दिनों जब फैक्ट्री में हड़ताल हुई तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अब तो लेबर प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, लेकिन नहीं, अब हम सारे मिल मालिक एक हो रहे हैं ताकि हमारे फायदे, पूंजी से होने वाले फायदे बढ़ते रहें, हम लोग तरक्की की ओर बढ़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पर डैड अगर वॉर छिड़ गई तो? अच्छा किया अशोक, तुमने याद दिला दिया। अरे वो रीगन भाषण दे रहा है और उधर ब्रेजनेव भाषण पे भाषण झाड़ रहा है, तो लोग समझते हैं कि लड़ाई छिड़ जाएगी। बकवास। अमेरिकन लड़ना नहीं चाहते और रशियंस लड़ाई नहीं चाहते, कोई नहीं चाहता कि लड़ाई हो, सिर्फ कुछ सिरफिरों को छोड़कर। अरे लड़ाई में तो खोना ही खोना है, मिलना कुछ भी नहीं। हाँ ठीक है डैड, पर फिर भी मैं अपनी बात पूरी कर लूं अशोक, अभी तुम्हें मुझसे बहुत कुछ सीखना है और मैं एक प्रैक्टिकल और एक्सपीरियंस बिजनेसमैन होने के नाते कहता हूं कि लड़ाई का कोई चांस नहीं। अरे सारी दुनिया में जो तरक्की हो रही है उसे भी देख लो। तुम्हें इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए कि वो रीगन क्या कहता है और फलाना क्या कहता है। तुम लोग यंग हो, समझदार हो, और आज मेरी बात ध्यान से सुनना और हमेशा याद रखना कि इससे 25-30 साल बाद, शायद 2005 या 2010 में, जब तुम लोग एक ऐसी ही पार्टी एंजॉय कर रहे होगे, हो सकता है कि तुम लोगों के बेटे या बेटी की एंगेजमेंट हो, तब मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तुम लोग एक ऐसी दुनिया में रह रहे होगे जहां लड़ाई का कोई नामो निशान नहीं होगा, चारों तरफ तरक्की का माहौल होगा, मिल मालिकों और मजदूरों के झगड़े नहीं होंगे, खुशियों का माहौल होगा, शांति का माहौल होगा, सिर्फ उन देशों को छोड़कर जो हमेशा से पिछड़े रहे हैं। अच्छा बस भी करो खन्ना जी, आप भी भाषण देने लग गए। अच्छा सुनिए, विक्रम को ज्यादा देर मत रोकिएगा। अशोक, शीला तुम चलो मेरे साथ। अरे हाँ विक्रम, मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहता था। जी बिल्कुल बोलिए। मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम्हारी मामा इस रिश्ते से खुश नहीं, उनको लगता है कि शायद तुम्हें इससे बेहतर घर मिल सकता था। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। अरे इसमें उनका कोई कसूर नहीं है, दरअसल बड़े ऊंचे घराने से ताल्लुक रखती हैं वो, तो ऐसा सोचना जायज है। और हाँ, एक खबर और, हो सकता है कि अगले इलेक्शन में मुझे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट मिल जाए। अरे वाह, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक्स। हालांकि उसके लिए अभी काफी वक्त पड़ा है, मुझे भी ऐसी कहीं से खबर मिली थी। तुम तो जानते हो कि मैं एरिया काउंसिल का मेंबर भी रहा हूँ और पार्टी में मेरे पीछे काफी सपोर्ट भी है, तो अगर कोई स्कैंडल ना हो, कहीं कोई पुलिस का चक्कर ना हो, तो हम जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। अभी तो बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू विक्रम। भैया डैड, आपने फिर कोई नई कहानी शुरू कर दी? आओ, वाइन लोगे? ऑफ कोर्स डैड। डैड वैसे मॉम का ख्याल है हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। मैं अभी अंदर गया तो दोनों कपड़ों के बारे में ही बात कर रही थी। ये औरतें तो कपड़ों को लेकर हद से ज्यादा परेशान रहती हैं। यस माय डियर सन, एक बात बिल्कुल मत भूलो कि औरतों के लिए कपड़े बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुआ करते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हाँ, मुझे भी याद है। क्या याद है? कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं। मुझे तो मामला कुछ गड़बड़ी लग रहा है। अरे आजकल के लड़के पता नहीं कब क्या कर बैठे हैं। मालूम है विक्रम, जब मैं अशोक की उम्र का था तब न मेरे पास फालतू पैसा होता था न ही वक्त, फिर भी थोड़ी बहुत मौज मस्ती मार लिया करता था। मुझे पूरा यकीन है कि आपने ऐसा जरूर किया होगा। आई टू एग्री डैड। दरअसल मैं तुम लोगों को कोई लेक्चर तो देना नहीं चाहता, लेकिन और एक सीरियस नोट में एक बात तुम लोगों से कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना कि आजकल जबकि चीजें बहुत ज्यादा आसान है, तब भी आदमी को अपना रास्ता खुद तय करना पड़ता है, अपनी देखभाल खुद करनी पड़ती है और अपने परिवार को भी खुद संभालना पड़ता है। जैसा कि आजकल कुछ सिरफिरे लोग कहते हैं और लिखते भी रहते हैं कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। देयर मस्ट बी ए कम्युनिटी फीलिंग। आई डोंट बिलीव इन इट। ये सब बकवास है। आदमी को चाहिए कि सिर्फ अपने काम से मतलब रखे और अपने पसंद देख लेगा। वाइन उठाओ, अंदर चलते हैं अपन विक्रम, और फिर तुम मेरे लेक्चर से भी बच जाओगे। डैड आज तो आपने हद कर दी। खुशी का मौका है भाई। एक बैग यहीं से बना के चलते हैं, इसको खत्म करो। ऑन द रॉक्स। यस मेरा लाट। सर। हाँ। वाकई में मजा आ गया। सर, आपसे मिलने कोई इंस्पेक्टर आया।
इंस्पेक्टर? किस तरह का इंस्पेक्टर? पुलिस इंस्पेक्टर सर, वो अपना नाम इंस्पेक्टर बागची बताते हैं। बागची? मैं नहीं जानता, मुझसे मिलना चाहता है? जी हाँ सर, कहते हैं बहुत जरूरी काम है। ठीक है, यहीं ले आओ। शायद किसी लेबर प्रॉब्लम के सिलसिले में मिलने आया होगा। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। हाँ, अगर अशोक ने कोई प्रॉब्लम खड़ी ना की हो तो। मतलब क्या इस बात से? मेरा मतलब बस ये है कि जब तुम यहाँ आए थे उसके पहले आपस में थोड़ी हंसी मजाक कर रहे थे। लेकिन मुझे तो इसमें कोई मजाक नजर नहीं आता। अरे रिलैक्स बेटा, रिलैक्स। इंस्पेक्टर बागची। यस, मिस्टर खन्ना, यस। एंड यू? बागची, इंस्पेक्टर कौशल बागची। प्लीज टेक योर सीट। थैंक यू सर। कहिए क्या लेंगे, स्कॉच या वाइन? नो सर, आई एम ऑन ड्यूटी। आप नए आए? जी हाँ, अभी ट्रांसफर होकर आया। मुझे भी ऐसा ही लगा। मैं एनटीएमसी न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काफी अर्से तक मेंबर रहा हूं, तो मेरी पुलिस डिपार्टमेंट में अच्छी वाकफियत है। मैंने आपको कभी देखा नहीं। जी हाँ, बिल्कुल। कहिए क्या कर सकता हूँ आपके लिए? क्या कोई स्ट्राइक वगैरह का चक्कर है? नो सर। फिर क्या बात है? मिस्टर खन्ना, यदि आपको एतराज ना हो तो मैं आपसे एक इंफॉर्मेशन चाहता हूँ। श्योर। आज दोपहर को विलिंगडन हॉस्पिटल में एक लड़की ने दम तोड़ दिया। उसने काफी मात्रा में जहर खा लिया था, जिसकी उसकी आंखें पूरी तरह सड़ गई थी। Oh my God, that's so sad. डॉक्टरों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वे उसे बचा ना सके। सुसाइड ही कहना चाहिए। ओह, इट्स वेरी सैड। काफी बुरा हुआ बेचारी के साथ। लेकिन इंस्पेक्टर, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि आप यहाँ क्यों? मैं उसके कमरे में गया था। वहां मुझे एक चिट्ठी और डायरी मिली। जैसा कि आमतौर पर आजकल की लड़कियां करती हैं, उसने अपने 2-3 नाम रखे हुए थे, लेकिन उसका असली नाम सुमन वैश्य था। सुमन वैश्य? कुछ याद आया उससे करना? नाम कुछ सुना हुआ तो लग रहा है, लेकिन याद नहीं आ रहा। लेकिन इंस्पेक्टर, इससे मेरा क्या लेना देना? ये लड़की कभी आपकी फैक्ट्री में काम किया नहीं। ओह, तो फैक्ट्री में काम करती थी। लेकिन इंस्पेक्टर, मेरी फैक्ट्री में तो लड़कियां, आई मीन वर्कर्स, तो आते जाते रहते हैं। लेकिन ये सुमन नाम की लड़की उनमें से काफी अलग थी मिस्टर। उसके सामान में से मुझे एक फोटो मिला है, यदि आप देख ले तो शायद आपको कुछ याद आ जाए। लाइए, दिखाइए। सुमन वैश्य। कोई खास वजह इंस्पेक्टर? हो भी तो ये फोटो मैं नहीं देख सकता? हो भी सकती है। और यही वजह मुझ पर भी लागू होती। बिल्कुल। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ऐसी क्या वजह हो सकती है। हाँ, मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ। एंड आई एग्री विद देम इंस्पेक्टर। मेरे काम करने का तरीका यही है, एक वक्त में एक ही इंक्वायरी। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन अब तो आपको सुमन की याद आ गई होगी मिस्टर खन्ना। हाँ, ये लड़की मेरी फैक्ट्री में काम करती थी, लेकिन बाद में मैंने इसे नौकरी से निकाल दिया था। तो क्या इसी वजह से उसने आत्महत्या कर ली? ये कब की बात है डैड? चुपचाप रहो, ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। ये लड़की करीबन 2 साल पहले मेरी नौकरी छोड़ दी थी। आई थिंक 82 विंटर्स की बात है। हाँ, नवंबर 82 के एंड में। करेक्ट। अंकल, मेरे ख्याल से मुझे यहाँ से जाना चाहिए। अरे नहीं विक्रम, तुम्हारे यहाँ रहने से किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता। प्लीज बी सीटेड। थोड़े इंस्पेक्टर को भी नहीं होगा। अरे आई एम सॉरी, मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराना भूल गया। आप हैं विक्रम कपूर, कपूर एंड कंपनी वाले श्री R.L. कपूर के सुपुत्र विक्रम कपूर। ओह, मिस्टर विक्रम कपूर, ग्लैड टू मीट यू मिस्टर कपूर। थैंक यू। और आज हम अपनी बेटी शीला की एंगेजमेंट विक्रम के साथ सेलिब्रेट कर रहे थे। ओह, आई सी। तो मिस शीला और मिस्टर कपूर शादी कर रहे हैं? लगता तो ऐसे ही। तब तो आपको भी यहीं रुकना होगा। क्या? मैंने कहा आपको भी यहीं रुकना होगा। देखिए इंस्पेक्टर, जहां तक मेरा सवाल है, इसमें कोई सीक्रेट या कोई स्कैंडल नहीं है। और जैसा कि वो लड़की 2 साल पहले नौकरी छोड़ गई थी, उसी से ये जाहिर हो जाता है कि उस लड़की की आत्महत्या से हमारा कोई संबंध नहीं। नो सर, यहां मैं आपसे एग्री नहीं करता। क्यों? क्यों उस बात पर निर्भर करता है कि उस घटना के बाद उस लड़की के साथ क्या हुआ, और इसके बाद उसके साथ जो कुछ घटा, शायद उसी ने उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया। घटनाओं का एक लंबा सिलसिला। देखिए इंस्पेक्टर, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं अभी भी ये मानने के लिए तैयार नहीं कि उस लड़की की आत्महत्या के लिए मैं जिम्मेदार हूं। अगर हम सबकी जिम्मेदारी ले लेंगे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, काफी। और हमने कोई दुनिया भर का ठेका तो ले नहीं रखा। बिल्कुल डैड, और जैसा आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि आदमी को अपना ध्यान। फिलहाल उन बातों में जाने की जरूरत नहीं है। किन बात? आपके आने के पहले मैं बच्चों को कुछ नसीहत दे रहा था। ओह हाँ, तो इंस्पेक्टर, मुझे ये सुमन वैश्य के बारे में अब काफी कुछ याद आ गया है। ये लड़की मेरी फैक्ट्री के एक वर्कशॉप में काम करती थी। दिखने में सुंदर थी, काम भी ठीक ठाक था।
और मेरी फैक्ट्री का फोरमैन उसे कुछ लड़कियों के हेड के तौर पर प्रमोट करना चाहता था। लेकिन ये लड़की जब दशहरा वेकेशन के बाद लौट कर आई तो काफी डिस्टर्ब सी थी और आते से ही इसने वेजेस बढ़ाने की मांग शुरू कर दी। मैंने मना कर दिया। क्यों? क्या कहा आपने? मैंने कहा आपने मना क्यों किया? इंस्पेक्टर, आपको इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि मैं अपना बिजनेस कैसे चलाता हूँ। मतलब हो भी सकता है मिस्टर जब आप खन्ना। इस तरह की बातें कर रहे हैं। आई एम सॉरी, लेकिन अभी आप ही ने पूछा और आपने मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आप मुझसे बेकार के सवाल पूछ रहे हैं। और सवाल पूछना मेरी ड्यूटी और है। मेरी ड्यूटी है कि मैं अपनी लेबर कॉस्ट को कम रखूं। जानते हैं, अगर मैं उन कर्मचारियों की मांगे मान लेता तो मेरी लेबर कॉस्ट 37% बढ़ जाती। अगर उसे पसंद नहीं था तो वो कहीं और जाके नौकरी कर सकती थी। तो काम मिले तो ना। बिल्कुल ठीक। अगर हम इन लोगों के साथ सख्ती से पेश नहीं आए तो मालूम पड़ा एक दिन ये फैक्ट्री में अपने शेयर्स की डिमांड करने लगेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आखिर मांगना छीनने से तो बेहतर ही मिस्टर खन्ना। आपने अपना नाम क्या बताया इंस्पेक्टर? बागची, इंस्पेक्टर कौशल बागची। कमिश्नर यादव को जानते हैं? हाँ जानता हूँ, लेकिन मेरी ज्यादा मुलाकात नहीं है। लेकिन मेरी है, मेरे दोस्त हैं वो, ब्रिज में मेरे पार्टनर हुआ करते हैं। लेकिन मैं ब्रिज नहीं खेलता। मैंने कब कहा कि आप खेलते हैं? शर्म आनी चाहिए। मैं खेलना भी नहीं चाहता था। नहीं, आई एम सॉरी। दरअसल मेरा मतलब उस लड़की से था, सुमन से। वो आखिर अपनी वेजेस बढ़ाने के लिए क्यों ना मांग करती। और हम लोगों ने भी तो जितनी हो सके ऊंची से ऊंची कीमतें बढ़ाने की कोशिश की थी। मेरी तो समझ में ये नहीं आता कि उस लड़की को निकाला ही क्यों गया, सिर्फ इसलिए कि उसमें दूसरों से थोड़ी ज्यादा हिम्मत थी। अभी डैड आप ही कह रहे थे वो अच्छा काम करने वाली और मेहनती लड़की थी। अगर मैं आपकी जगह होता तो उसे रख लेता। देखो, जब तक तुम्हारे खुद के ख्यालात न सुधरे तब तक किसी को निकालने या छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वक्त आ गया कि अपनी जिम्मेदारियां निभाना भी सीख लो। ठीक है, पर ये सब इंस्पेक्टर के सामने बात करना जरूरी है। हाँ ठीक है। हाँ तो इंस्पेक्टर, मैंने उससे नौकरी छोड़कर जाने के लिए कहा और वो चली गई और यही मेरी इससे आखिरी मुलाकात थी। फिर क्या हुआ? वो किसी मुसीबत में फंस गई या सड़कों पर मारी मारी फिरने लगी? नो सर, वो एकदम सड़कों पे नहीं आई। सड़कों के बारे में क्या डैड? ओह सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं। डैड, मॉम पूछ रही है आप अब तक अंदर नहीं आए। क्यों? 1-2 मिनट में खत्म करके आते हैं। शायद नहीं। इंस्पेक्टर, जो कुछ मालूम था वो सब कुछ बता तो दिया है तुम्हें। बात क्या है? तुम्हारे मतलब की नहीं है। शीला, तुम अंदर जाओ। ओके। 1 मिनट, शीला जी आप यहीं रुकिए। इंस्पेक्टर, मुझे तो इसमें कोई स्कैंडल नजर नहीं आता और कुछ सीक्रेट भी नजर नहीं आता। जो कुछ मुझे मालूम था वो सब कुछ बता दिया गया है और अब मेरी बेटी को इस कीचड़ में घसीटने की कोई जरूरत नहीं। कौन सा कीचड़? बात क्या है आखिर? शीला जी, मैं पुलिस का आदमी। आज दोपहर को एक लड़की ने जहर खा लिया और काफी पीड़ा सहने के बाद उसकी मौत हो गई। ओह माय गॉड, कोई दुर्घटना हुई? नहीं, वो अपनी जिंदगी खत्म कर लेना चाहती थी। उसे लगता था कि वो ज्यादा दिन तक चल नहीं पाएगी। अब ये मत कहना कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि 2 साल पहले मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया था। पर शुरुआत तो वहीं से हुई होगी। आपने ऐसा किया था डैडी? हाँ, लड़की फैक्ट्री के काम में अड़ंगे डाल रही थी। मेरा कोई कसूर नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, इसमें आपका कोई कसूर नहीं। आपकी जगह अगर हम भी होते तो हम भी ऐसा ही करते। मुझे ऐसे मत देखो शीला। सॉरी, दरअसल मैं उस लड़की के ख्याल को अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रही हूँ। कैसी थी वो? काफी कम उम्र की? हाँ, 24 साल। सुंदर? हाँ, जब मैंने उसे देखा तब तो नहीं थी, लेकिन शायद सुंदर रही हो। बस बहुत हो गया। अब इंस्पेक्टर, मैं भी यही समझता हूँ कि इस इंक्वायरी से तुम्हें कुछ ज्यादा मिलने वाला नहीं है। खन्ना साहब की नौकरी छोड़ने के बाद उसके साथ क्या हुआ ये बात अहम है। और क्या, मैं भी तो यही कह रहा था थोड़ी देर पहले। हाँ, और इसमें हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं। क्या आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि आप लोगों को कुछ नहीं मालूम? इंस्पेक्टर, आपके कहने का मतलब है कि इन तीनों में से कोई एक है जिसे उस लड़की के बारे में और जानकारी है? हाँ। तो तुम मुझसे मिलने नहीं आए थे? नहीं। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताता। मैं ये समझ रहा था कि जो कुछ मेरे पास बताने को है उससे तुम अपनी जानकारी पूरी करने की कोशिश कर रहे हो। सॉरी, लेकिन अब तो बात ही बदल गई है। तो उसके बाद क्या हुआ बताइए जरा। मुझे मेरी इंफॉर्मेशन पर पक्का यकीन है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनमें कोई दम है। लेकिन लड़की तो मर चुकी है। इन सब बातों का मतलब ही क्या है? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे उसकी मौत के लिए हम ही लोग जिम्मेदार हैं। 1 मिनट शीला। इंस्पेक्टर, हम लोग इस पर अलग से कुछ बात कर ले तो? आप क्यों? आपसे तो इन्होंने अपनी बात खत्म कर ली है।
इनके मुताबिक अब हम तीनों में से किसी की बारी है। मैं तुम लोगों के लिए ही मामले को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं। जहां तक मेरा ताल्लुक है, मुझे इस मामले से कोई लेना देना नहीं। सुमन नाम की लड़की से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। और ना ही मेरा। क्या यही नाम था उसका, सुमन? हाँ। मैंने तो पहले कभी नहीं सुना। इंस्पेक्टर, और कुछ जानना चाहते हो? हाँ, वही जो मैं पहले कह रहा था, वो तब सुमन ही थी। जब मिस्टर खन्ना ने उसे अपनी नौकरी से निकाला था, उसके बाद वो सुमन नहीं रही। शायद इस नाम से काफी तंग आ गई थी। पर इसमें उसका तो कोई कसूर नहीं। मुझे तो लगता है उसे नौकरी से निकालना ही गलत था। शायद इसी की वजह से उसका सब कुछ तहस नहस हो गया। मेरी नौकरी छोड़ने के बाद उसका क्या हुआ कुछ पता है तुम्हें इंस्पेक्टर? हाँ, पता। अगले 2 महीने वो बेकार रही। माँ बाप मर चुके थे, इसलिए घर जाने का सवाल ही नहीं था। फैक्ट्री से जो पैसे मिले थे उनमें कुछ ज्यादा बचा नहीं पाई। वो अकेली भटकती रही, यूं ही भूखी प्यासी, ना कोई दोस्त ना रिश्तेदार, अकेली भूखी प्यासी, भूख से बेहाल। मैं समझ सकती हूँ, कितने शर्म की बात है। हाँ शीला जी, इस देश के अधिकतर छोटे बड़े शहरों में बहुत सी लड़कियां ऐसी बदतर जिंदगी जी रही हैं। यदि वे ना हो तो फैक्ट्री और कारखानों को सस्ते मजदूर कहां से मिले? अपने पापा से पूछ लीजिए। पर ऐसी लड़कियां सस्ती मजदूर नहीं, वो भी जीती जागती इंसान ही है। खुद मेरे अपने ख्यालात भी ऐसी रहे शीला जी। फिर क्या हुआ? उसकी किस्मत अच्छी थी, उसे एक बहुत बड़े शोरूम रघुराज एंड सन्स में काम मिल गया। रघुराज? हाँ? हम लोग वहाँ अक्सर जाते रहते हैं। दरअसल आज दोपहर में भी मैं वहाँ गई थी। रघुराज में काम मिलना अच्छी किस्मत की बात है। वो भी यही सोच रही थी। 1982 के दिसंबर में मलेरिया काफी फैला हुआ था। रघुराज के वर्कर्स की कमी पड़ गई, पर उसे मौका मिल गया, उसे वहां काम मिल गया। उसे भी वहां काम करना बड़ा अच्छा लग रहा था। नए नए कपड़ों के बीच बने रहने में उसे बड़ा मजा आता होगा। आप समझ सकती हैं शीला जी, उसने वहां कैसा महसूस किया होगा। और फिर वो वहां भी किसी मुसीबत में फंस गई। अगले 2 महीने बाद जब उसे लगने लगा कि वो यहाँ अच्छी तरह जम गई है, तो उन्होंने उसे वहां से चले जाने के लिए कह दिया। क्यों? अपना काम ठीक से नहीं करती थी? उसके काम करने में कोई दिक्कत नहीं थी, ऐसा उन्होंने भी स्वीकार किया। लेकिन कुछ ना कुछ गलती तो की होगी। उसे सिर्फ इतना ही पता था कि एक ग्राहक ने उसकी शिकायत की थी। ग्राहक ने शिकायत की थी? कब की बात है? जनवरी के आखिर में। लड़की देखने में कैसी थी? हाँ, आप यहाँ आ जाए तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। श्योर। आइए। इंस्पेक्टर, क्या हुआ उसे? मैं नहीं जानता। तुम बच्ची को क्यों तंग कर रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया, वो खुद ही परेशान है। लेकिन क्यों? यही तो मुझे जानना है। लेकिन पहले मैं ही जान लूं, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो। अंकल, मैं जाऊं उसके पास? विक्रम, तुम यहीं बैठो, जाकर अपनी वाइफ को तो बताओ कि आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर। अरे अच्छे खासा हम लोग बैठकर एंगेजमेंट पार्टी सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन तुमने इंस्पेक्टर तुमने आके सब बर्बाद करके रख दिया। मैं भी सुमन के लाश के पास खड़ा हुआ यही सोच रहा था। एक अच्छी खासी जीती जागती जिंदगी, और किसी ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। इंस्पेक्टर, नॉनसेंस। वो फोटो मैं भी देखना चाहता हूँ। समय आने पर। आखिर क्यों? मैंने पहले भी कहा मिस्टर कपूर कि मेरे काम करने का तरीका यही है, एक वक्त में एक ही इंक्वायरी। या आपके पास मुझे बताना कुछ है तो जल्दी आपको मौका मिलेगा। खैर, मुझे नहीं लगता कि मेरे पास कुछ। मैं इस सबसे तंग आ चुका हूँ। मैं भी यही कह सकता हूँ। देखिए, दरअसल इस छोटी सी पार्टी में मैं काफी पी चुका हूँ। मैंने काफी शैंपेन भी पी है, जिसकी वजह से मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा है। नाउ इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं अंदर जाके रेस्ट कर सकता हूँ? मेरे ख्याल से तुम यहीं रुको। क्यों? यदि एक बार अंदर चले गए तो फिर बाहर आना होगा। बहुत ही खुंदकी हो रहे हैं इंस्पेक्टर। यदि आप लोग मेरे साथ ठीक से पेश आएंगे तो मैं भी वैसे ही करूंगा। तुम समझते क्यों नहीं? हम इज्जतदार नागरिक हैं, कोई चोर अपराधी नहीं। कई बार दोनों में ज्यादा फर्क नहीं होता मिस्टर कपूर, और यदि मुझसे पूछा जाए तो मैं दोनों में कोई भेद नहीं कर पाऊंगा। अच्छा हुआ कि ये काम तुम पर नहीं छोड़ा गया। लेकिन कुछ काम तो मुझे ही करने हैं, जैसे इंक्वायरी। हाँ तो शीला जी, आपको पहले से पता था कि वो ग्राहक मैं ही हूँ? नहीं, जैसा उसने डायरी में लिखा था उसी से पता किया। मैंने डैड को सब बता दिया और उन्हें इसमें कुछ भी खास नहीं लगा। मैं पहले भी परेशान थी, अब तो और भी ज़्यादा परेशान हो गई। क्या इससे उसकी ज़िंदगी पर काफ़ी असर पड़ा?
पढ़ा। ये उसकी आखिरी पक्की नौकरी थी। जब वो भी बिना किसी कारण के छूट गई तो उसने दूसरी तरह की जिंदगी बिताने का निश्चय कर लिया। मैंने सचमुच में जिम्मेदार। पूरी तौर पर तो नहीं, लेकिन काफी हद तक आप जिम्मेदार हैं, जैसे कि आपके पापा। पर शीला ने क्या किया? मैंने रघुराज के मैनेजर से शिकायत की थी कि अगर वो उसे नौकरी से नहीं निकालेंगे तो मैं उनके शोरूम पर कभी नहीं जाऊंगी और मॉम से कहकर सारा हिसाब बंद करवाऊंगी। आपने ऐसा किया क्यों शीला? उस वक्त मुझे उस पर गुस्सा था। गुस्सा आपका? इसमें उस लड़की का क्या कसूर था? मैं शीशे में खुद को देख रही थी और तभी मुझे वो लड़की मेरी असिस्टेंट के साथ मुस्कुराती दिखाई दी और मुझे उस पर गुस्सा आ गया। क्या इसमें भी लड़की की कोई गलती थी? नहीं, गलती मेरी थी। ठीक है विक्रम, मुझे इस तरह से मत देखो। कम से कम मुझमें सच कहने की हिम्मत तो है। कई काम तुमने भी ऐसे किए होंगे जिसकी वजह से तुमको शर्मिंदा होना पड़े। मैंने कब कहा कि मैंने नहीं की, पर मेरी समझ में। एक मिनट, ये आप दोनों बाद में सिलट ली थी? हाँ शीला बताइए। मैं एक ड्रेस ट्राई कर रही थी, पसंद मेरी थी। मॉम और असिस्टेंट उस ड्रेस के खिलाफ थी और मैंने ही जिद की। जैसे ही मैंने वो ड्रेस पहनकर देखी मुझे महसूस हो गया कि वो दोनों सही थे। उस ड्रेस में मैं बहुत ही बेवकूफ लग रही थी। वो ड्रेस मुझ पर अच्छी नहीं लग रही थी। ये लड़की वो ड्रेस लेकर आई थी। मेरी असिस्टेंट ने उससे जब इस बारे में पूछा तो उसने वो ड्रेस खुद पर इस तरह लगा के दिखाई मानो वो उसने पहनी हो। और उस ड्रेस में वो लड़की बहुत सुंदर लग रही थी, जैसे वो ड्रेस उसी के लिए बनी हो। लड़की थी भी बड़ी सुंदर, बड़ी बड़ी काली आंखें। पर मुझे इससे क्या? खैर, मैंने जैसे ही वो ड्रेस पहनकर देखी मुझे महसूस हो गया कि गलत हो गया है। और तभी मुझे वो लड़की कमला के साथ मुस्कुराती दिखाई दी। लगा कह रही हूँ कितनी बेहुदा लगती है और मुझे उस पर गुस्सा आ गया। मुझे क्या पता था कि आगे इतना कुछ हो जाएगा। उस वक्त मुझे इस बात का कोई अफसोस भी नहीं था। एक तरह से तो आपको उससे जलन ही हुई होगी। शायद, मुझे भी ऐसे ही लगता है। और आपने शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन और एक अच्छे ग्राहक के रूप में उस लड़की से बदला लेने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। उस वक्त मैं गुस्से में थी। आप समझ क्यों नहीं रहे? अगर अब मैं उसके लिए कुछ कर सकती थी। अब कुछ नहीं हो सकता, तो लड़की तो मर चुकी। बाप रे, सोचने जाए तो कितनी परतें उभरती चली आती है। चुप करो अशोक। मैं जानती हूँ कि ऐसा कुछ मैंने सिर्फ एक बार किया है। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। रघुराज में भी जब मैं गई तो सब मुझे बड़ी अजीब नजरों से देख रहे थे। दोपहर में भी मुझे ऐसा ही लगा था। लगता है मैं वहां कभी नहीं जा पाऊंगी, कभी नहीं। ओह गॉड, क्यों हुआ ये? आज रात जब मैं उसकी लाश देख रहा था तब मैंने भी ऐसे ही महसूस किया और अपने आप से पूछा कि इस लड़की के साथ ऐसा क्यों? यही बात मुझे जानना है और इसीलिए मैं यहाँ हूं और तब तक नहीं जाऊंगा जब तक इस बात को जान ना लूं। खन्ना एंड कंपनी की नौकरी उससे इसलिए छूट गई क्योंकि वो हड़ताल फेल हो गई थी और वो लोग दूसरी हड़ताल के लिए तैयार नहीं थे। अब उसे कोई दूसरा काम चाहिए था तो उसने अपना नाम बदलकर मंजरी रख लिया। उसे काम मिल गया रघुराज एंड सन्स में और वो भी इसलिए छूट गया क्योंकि आपको उसके ऊपर गुस्सा था और वो गुस्सा आपने उसको उतार दिया। अब उसने दूसरी नौकरी ढूंढते समय अपना नाम सीमा रखा। क्या? मैंने कहा उसने अपना नाम सीमा रखा। अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो मैं एक ड्रिंक ले लूं शीला? आपके पापा कहाँ है शीला जी? वो ड्राइंग रूम में मॉम को यही सब बता रहे हैं। अशोक, इंस्पेक्टर को वही ले जाओ। हाँ तो विक्रम, हाँ तो क्या शीला?
तुम्हारी उस लड़की सुमन से कैसे जान पहचान है? मेरी? हाँ, बिल्कुल भी नहीं। तो सीमा ही सही, बात तो एक ही है। मुझे उससे क्या मतलब? पागल मत बनो, तुम तो उसी वक्त पकड़े गए थे जब इंस्पेक्टर ने उस लड़की का दूसरा नाम लिया। ठीक है, मैं उसे जानता था, पर अब इसको यही खत्म करो। हम उसे यूं ही खत्म नहीं कर सकते। मेरी बात तो सुनो डार्लिंग। कोई फायदा नहीं, तुम उसे जानते ही नहीं बल्कि बहुत अच्छी तरह से जानते थे, वरना इतना अपराधी क्यों महसूस करते? तुम उससे सबसे पहले कब मिले? रघुराज की नौकरी छोड़ने के बाद? शीला, मैंने उसे पिछली गर्मियों से देखा भी नहीं। मेरा उस लड़की से कोई ताल्लुक नहीं। मैं भी यही सोच रही थी आधे घंटे पहले। देखो, मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि हम में से इसमें कोई भी शामिल नहीं है। और सुनो, तुम उस इंस्पेक्टर को भी यही बताना। तुम्हारे और उस लड़की के बारे में? हाँ। कितने बेवकूफ हो ना तुम। उस इंस्पेक्टर को पहले से ही सब पता है। यस, ऑफ कोर्स। तो फिर देखा क्या कहा था मैंने? क्या कहा था? इंस्पेक्टर, मैं समझता हूँ कि मिस शीला को इस अदालती सवाल जवाब से छुटकारा मिल जाना चाहिए। इस मामले से इनका कोई लेना देना नहीं है। और आपको तो वैसे भी पता है कि आज हम अपनी सगाई सेलिब्रेट कर रहे थे। उसकी चहल पहल की वजह से थोड़ा थक चुकी हैं। इन्हें डर है मैं कहीं पागल ना हो जाऊं। क्या आपको भी ऐसे लगता है शीला जी? शायद। तो मुझे अब आपसे कुछ नहीं जानना है, आप जा सकती हैं। लेकिन आपके सवाल तो अभी खत्म नहीं हुए इंस्पेक्टर। नहीं। देखा, तो फिर मैं यही रुक रही हूँ। क्या? मैं यही रुक रही हूँ। तुम यहाँ क्यों रुक रही हो? तुम जानती हो कि तुम इससे और भी ज्यादा परेशान हो जाओगी। और आपको लगता है कि जवान लड़कियों को परेशानी से बचाया जाना चाहिए? जहां तक हो सके, हाँ। खैर, हम एक ऐसी लड़की को जानते हैं जिसे बचाया नहीं जा सकता। मुझे लगता है कि ये सब कहकर मेरे मुसीबत मोल लेनी है। देखना विक्रम, कहीं और मुसीबत गले ना पड़ जाए। शीला, मैं बस तुमसे ये कहना चाहता था कि जब तुम्हें इन सारी बातों से परेशानी होती है तो फिर तुम यहाँ क्यों रुक रही हो? मुझे नहीं लगता कि मेरे साथ इससे बुरा और कुछ हो सकता है। शायद इसी में किसी की भलाई हो। मेरी बात तो समझो। क्या क्या ठीक है? ठीक है, यही कि तुम तो इस मामले से बाहर निकल चुके हो और अब चाहती हो कि कोई और इसमें उलझ जाए। तो तुम मुझे इस तरह की लड़की समझते हो? अच्छा हुआ मुझे टाइम रहते पता चल गया। मैंने ऐसा कब कहा? हाँ हाँ, तुमने यही कहा। तुम अगर मुझसे प्यार करते तो ऐसा बिल्कुल ना कहते। तुमने वो पूरी कहानी सुनी, मैंने किस तरह से उस लड़की को नौकरी से निकलवाया। और उस दौरान तुमने ये भी सोचा होगा कि मैं कितनी नीच और मतलबी हूँ। ना मैंने ऐसा सोचा था, ना मैंने ऐसा कहा। तो फिर ये क्यों कहा था कि मैं किसी और को फंसाना चाहती हूँ? अच्छा, आई एम सॉरी। ओके, ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है और ऐसे टाइम पर यकीन ना करना कितना बुरा लगता है। एक मिनट शीला जी, एक मिनट, आप यही रुकिए। मैं आपको बता सकता हूं कि ये यहाँ क्यों रुकना चाह रही है और कैसे इनके लिए अच्छा हो सकता है। आज एक जवान और चंचल लड़की की मौत हो गई, एक ऐसी लड़की जिसने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया था। वो ऐसी दर्दनाक मौत मरी जैसे जिंदगी से उसे नफरत। प्लीज फिर से शुरू मत कीजिए, मैं जानती हूँ और इसे भूल भी नहीं सकती हूँ इंस्पेक्टर। शीला जी को समझ में आ गया और वो इसके लिए अपने आप को कसूरवार समझ रही है। यदि आज वो बिना जाने बिना सुने यहाँ से चली जाती है तो जिंदगी भर अपने आप को कसूरवार समझती रहेंगी और उससे जूझती रहेंगी, आज रात, कल रात या शायद फिर अगली रात। बिल्कुल, मैं जानती हूँ कि मैं ही कसूरवार हूँ, लेकिन मैं ये यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि उस लड़की ने सिर्फ मेरी वजह से सुसाइड कर लिया। देखो, कुछ तो शेयर करना ही होगा, कम से कम कसूर तो शेयर करना ही होगा। मैं आपको समझ नहीं पा रही हूँ इंस्पेक्टर। आपको मुझे समझने की जरूरत भी नहीं शीला। गुड इवनिंग इंस्पेक्टर। गुड इवनिंग मैम। मैं मिसेस खन्ना हूँ। मेरे पति ने मुझे अभी अभी आपके आने का कारण बताया और हमें बहुत खुशी होगी अगर हम आपको कुछ बता सके, पर मुझे नहीं लगता हम आपकी ज्यादा मदद कर पाएंगे। मामा प्लीज। मैं जानती हूँ ये बेवकूफी है। क्या? मैं जानती हूँ ये बेवकूफी है,
मुझे डर है मॉम कि आप कहीं कुछ ऐसा ना कह दे या कर डाले जिसकी वजह से आपको बहुत अफसोस हो। शीला मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। हम सबने भी इसी तरह हंसते हुए बातों की शुरुआत की थी जब तक इन्होंने अपने सवाल पूछने शुरू नहीं किए। इंस्पेक्टर, लगता है आपने इस बच्ची के दिमाग पर कुछ ज्यादा ही असर कर दिया है। हाँ, हमें बच्चों के साथ ऐसे ही करना होता है और बच्चों के दिमाग पर असर जल्दी हो जाता है। तुम कुछ थकी हुई सी लग रही हो, तुम्हें जाकर सो जाना चाहिए। नहीं, मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक मुझे ये नहीं पता चल जाता कि उस लड़की ने सुसाइड क्यों किया। और अरे पता लगेगा कुछ नहीं, ऐसी बेवकूफी की। ऐसा नहीं है मॉम। मेरी बात को इस तरह से मत काटो शीला। और वैसे भी जानना जरूरी नहीं कि उस लड़की ने आत्महत्या क्यों की। उस क्लास की लड़कियां। ऐसा मत कहिए, आप अपनी और हमारी भलाई के लिए ऐसा मत कहिए। मत कहो क्या शीला, तुम भी बस। मॉम, अगर आप हमारी और उस लड़की के बीच ये क्लास की दीवार खड़ी करेंगी तो ये उसे तोड़ देंगे और ये हमारे लिए उससे भी बुरा होगा। शीला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम कहना क्या चाहती हो। इंस्पेक्टर, क्या आपको कुछ समझ आ रहा है? ये बिल्कुल ठीक है। माफ कीजिएगा, क्या कहा आपने? मैंने कहा मैं इन्हें अच्छी तरह समझता हूँ और ये बिल्कुल ठीक है। वैसे भी ये बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। शीला, अब क्या हो तुम्हें? कुछ नहीं मॉम, बस महत्वपूर्ण शब्द पे हंसी आ रही। फिर भी इंस्पेक्टर, ये ठीक है कि आप यहाँ कुछ इंक्वायरी करने आए हैं, और मैं इतना जरूर कहूंगी कि अभी तक आप बहुत ही बेहुदा तरीके से पेश आ रहे हैं। शायद आप जानते नहीं कि मेरे पति पिछले 2 साल से म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं और अभी भी मजिस्ट्रेट है। मिसेस खन्ना, मेरे ख्याल से इंस्पेक्टर को पहले से ही ये सब पता है और फिर से उन्हें ये सब याद दिलाना कोई अच्छा विचार नहीं है। हाँ, तो आप मिस्टर खन्ना के बारे में क्या कह रही थी? वो अभी आ रहे हैं। वो मेरे बेटे अशोक से बात कर रहे हैं। उसके सिर पर आज कुछ पागलपन सवार है। क्या हुआ उसे? अशोक को? हाँ, आज उसने कुछ ज्यादा ही पी ली है। एक्चुअली हम एक पार्टी सेलिब्रेट कर रहे थे। क्या उसे पीने की आदत नहीं? नहीं, वो भी बच्चा ही तो है। नहीं, वो एक जवान लड़का है और कुछ जवान लड़के तो बहुत ज्यादा पीते हैं। अशोक उन्हीं में से एक है। शीला, स्टॉप इट नाउ। मैं बेचारे अशोक को किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहती। वो पहले ही बेचारा बहुत मुसीबत में है और हमें इन बेबुनियाद बातों को छोड़ देना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए कि उसे पीने की आदत नहीं है। वो पिछले 2 सालों से बहुत ज्यादा पी रहा है। बिल्कुल गलत। लेकिन तुम तो उसे जानते ही हो और तुम खुद भी एक लड़के हो, तुम्हें तो पता ही होगा ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों मिस्टर विक्रम? माफ कीजिएगा पर यही सच है। वैसे मैंने उसे घर से बाहर ज्यादा देखा तो नहीं, पर हाँ सुना जरूर है कि वो बहुत पीता है। और शायद तुम्हें ये बताने के लिए यही समय मिला। उस दीवार वाली बात से मेरा यही मतलब था। इंस्पेक्टर तो नहीं, ये बात तुम कह रही हो। आप देख नहीं रही हैं? उन्होंने तो अभी आपसे बात करनी शुरू भी नहीं की। अगर जरूरत हुई तो मैं उन सवालों का जवाब खुशी से दूंगी जो इंस्पेक्टर मुझसे पूछना चाहते हैं। वैसे मैं उस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानती। ठीक है मिसेस खन्ना, देख लेते हैं। मैं कब से अशोक से कह रहा हूँ कि जाकर सो जाए, थोड़ी देर आराम करे, लेकिन वो सुनने को भी तैयार नहीं। वो कह रहा है कि उसे यहाँ रुकने के लिए कहा गया है। इंस्पेक्टर, आपने क्या अशोक को रुकने के लिए बोला है? हाँ, मैंने कहा। लेकिन क्यों? मुझे उससे कुछ सवाल करने। मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर भी यदि आप उससे कुछ पूछना चाहते हैं तो अभी उसे बुला लीजिए अंदर। जो कुछ पूछना है पूछिए और फिर उसे जाने दीजिए। नो, आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे उससे यहीं रुकना होगा, उसे यहीं पूछताछ करनी होगी। इंस्पेक्टर, मुझे आपकी बात करने और सवाल पूछने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं। मैं अब आपको और छूट नहीं दे सकता। आपको मुझे छूट देने की आवश्यकता नहीं। छूट तो ये हमें दे रहे हैं डैड, ताकि हम खुद ही खत्म हो जाएं। अब इसे क्या हुआ? ओवर एक्साइटमेंट, जाने के लिए मान ही नहीं रही है। इंस्पेक्टर, अब आप सीधे तरीके से बता दीजिए कि आप जानना क्या चाहते हैं। पिछले साल इस लड़की मंजरी को रघुराज एंड कंपनी से निकाला गया क्योंकि शीला जी ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। अब उसे कोई दूसरा काम चाहिए था, इसीलिए उसे अपना नाम बदलकर सीमा रख लिया। हाँ, तो मिस्टर विक्रम कपूर, आप सीमा से कब और कहां मिले? आपको कैसे मालूम कि मैं उसे जानता था? कोई फायदा नहीं विकी, तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। हाँ, तो मिस्टर कपूर, आप सीमा से कब और कहां मिले? ठीक है, अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको सब कुछ सच सच बता सकता हूँ।
सबसे पहले मैं उससे पिछले साल मार्च के महीने में मिला था। मैंने उसे सबसे पहले कनॉट प्लेस के एक पार्क में देखा था। हाँ हाँ, हम जानते हैं, राष्ट्रपति भवन में तो मिल नहीं सकते थे तुम। थैंक्स, इसमें तुम मेरी बहुत मदद करोगे, ये तो मैं देख ही रहा हूँ। हाँ तो मिस्टर कपूर, आप बता रहे थे कि आप सीमा से कनॉट प्लेस के पार्क में मिले थे। आगे? एक रात बहुत ही बोरिंग दिन बिताने के बाद मैं कनॉट प्लेस के एक पार्क में चला गया था। आमतौर पे वहां औरतें जाना पसंद करती हैं। औरतें? मेरे ख्याल से अगर शीला ये सब ना सुने तो बेहतर होगा। आप भूल रही है मॉम, इसी कहानी के हीरो से मेरी सगाई हो चुकी है। बोलो, क्या तुम मुझसे प्यार करते थे? आगे बताओ। नहीं, वैसे मैंने वहां ज्यादा देर रुकने की सोची तो नहीं थी, क्योंकि मुझे वैसे भी इन लिपि-पुती औरतों से सख्त नफरत है। लेकिन मैंने देखा वहां पर एक लड़की। हाँ, अब ये कहानी बनाओ तुम कि वहाँ एक लड़की परेशान हो रही थी, कोई लड़का उसे छेड़ रहा था और तुमने उसकी मदद की। मैं बोल लूं या तुम बोल लो? मैं वही बताने जा रहा था। बताओ मिस्टर विक्रम। मैंने देखा वहां पर एक सुंदर लड़की थी, सबसे अलग, काले घने लंबे बाल, बड़ी बड़ी काली आंखें। ओह, क्या हुआ? माफ कीजिएगा, मुझे अभी अभी याद आया कि वो तो मर चुकी है। हाँ, मर चुकी। शायद हम लोगों ने उसे मार डाला। बको मत शीला। रुको मॉम, आगे बोलो विकी। वो दूसरों से बहुत अलग थलग दिख रही थी, सुंदर, जवान। तभी मैंने देखा कि एक लड़का उसके साथ में बदतमीजी कर रहा था। उस लड़की ने मेरी तरफ ऐसे देखा कि जैसे मुझसे चीख चीख कर कह रही हो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। तभी मैं दौड़ लगाकर उस लड़के के पास गया, उसे अपनी बातों में बहला फुसलाकर वहां से रवाना कर दिया और उस लड़की से पूछा कि क्या तुम इन सब बातों से बाहर निकलना चाहती हो? वो इसके लिए तुरंत तैयार हो गई। इसके बाद आप लोग कहाँ गए? उसके बाद हम होटल जनपद गए। वहां पर हमने खाने के लिए कुछ ऑर्डर किया। क्या वहां पे हमने पीने के लिए भी कुछ ऑर्डर किया। क्या उसने भी की? नहीं, उसने सिर्फ थोड़ी शैंपेन ली थी। वो सिर्फ थोड़ी बातें करना चाहती थी, दोस्ती करने के लिए। क्या उसने अपने बारे में बात की? हाँ, उसने मुझे अपना नाम सीमा बताया था। वो किसी दूसरे शहर से आई थी, अनाथ थी। उसने मुझे बताया था कि वो किसी फैक्ट्री में काम किया करती थी। हड़ताल होने की वजह से फैक्ट्री का काम उसे छोड़ना पड़ा। उसने मुझे बताया था कि वो किसी शोरूम में भी काम किया करती थी। नाम क्या था ये तो नहीं बताया। वो बहुत परेशान सी थी और उसके पास पैसे भी नहीं थे, तो मैंने कुछ खाने के लिए भी उसके लिए ऑर्डर किया। वेल, तब तुमने उसे अपनी रखेल बनाकर रखने का निश्चय कर लिया। क्या? बिल्कुल मॉम, ये तो पहले से ही साफ था। आगे बोलो विकी, मॉम की परवाह मत करो। उस रात तो नहीं, 2 रातों बाद जब हम दोबारा मिले, इस बार अचानक नहीं कि वो अपने घर से निकाल दी जाने वाली थी। तभी हुआ यूं कि मेरा एक दोस्त दिल्ली से बाहर जाने वाला था। उसने अपने घर की चाबी मुझे दे दी थी घर की देखभाल के लिए। मैंने उस लड़की से पूछा, फिलहाल वो यहाँ रुक सकती है? उसके लिए तुरंत तैयार हो गई। बस मैंने उसके लिए कुछ पैसों का भी इंतजाम किया था। और ये सब बातें तुम इन्हें क्यों बता रहे हो? ये तो मुझे बतानी चाहिए थी। हाँ, बताना तो थी। आई एम सॉरी शीला। मैं जानती हूँ ये तुम्हें मजबूर कर रहे हैं। क्या वो तुम्हारी रखेल बन गई? वो बहुत जवान, सुंदर और गर्मजोशा थी। उतनी ही मेरी एहसानमंद भी थी। उसकी जिंदगी में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण आदमी बन गया था। आप समझ रहे हैं ना इंस्पेक्टर? हाँ, समझ रहा। वो औरत थी और अकेली। क्या तुम उससे प्रेम करते थे? यही मैं पूछने वाली थी। बस, बहुत हो गया। अब मुझे बोलना ही होगा। क्यों? अब आपको क्या एतराज?
सबसे पहले तो आप ही ने उसे काम से निकाला था। मुझे एतराज इस बात से है कि आप बेवजह मेरी बेटी को इस मामले में घसीट रहे हैं। आपकी बेटी कोई आसमान से उतरी पड़ी नहीं है मिस्टर खन्ना, वो भी इसी धरती की है। हाँ, और मेरे कारण ही उसे नौकरी से निकाला गया। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ डैड, आपको सोचना चाहिए था। विक्रम से मेरी सगाई हो चुकी है, मुझे ये जानने का पूरा हक है। बोलो विक्रम, क्या तुम मुझसे प्यार करते थे? मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं, पर हाँ वो जरूर सोचा करती थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम तो सपनों के राजकुमार हो ना। किसी भी आदमी के साथ ऐसा हो सकता था शीला। वाह, आज रात तुमने पहली बार कोई अच्छी बात की। कम से कम इसमें सच्चाई तो है। क्या तुम अभी भी सीमा? तुम्हें उसके नाम से हंसी आ रही है? क्या तुम उससे हर रात मिलने जाते थे? नहीं, वैसे मैं तुमसे झूठ नहीं कहा करता था, पर हाँ आमतौर पे मेरा उससे मिलना हुआ करता था। मुझे लगता है बेकार की बातों में जाने की अब कोई जरूरत नहीं है। मुझे जरूरत है, और अभी सब बातों का पता भी नहीं चला है। और पता लगेगा भी नहीं, क्योंकि ये सब बेकार की बातें नहीं है। मेरे लिए तो बेकार ही है। और आपको इन सब से मतलब भी क्या है? इंस्पेक्टर, आप और कुछ जानना चाहते हैं? हाँ, जानना चाहता। क्या वो घर उसे छोड़ना पड़ा? हाँ, हमने इस बारे में बात कर ली थी। वो गर्मियों में उसने कुछ पैसे बचाए थे। जितना पैसा मैं उसे देता था वो उसे बड़े ही कायदे से खर्च करती थी। मुझसे वो और पैसा लेना भी नहीं चाहती थी। फिर भी जाने से पहले कुछ पैसे मैंने उसे भेंट के रूप में दिए थे। क्या उसने तुम्हें कुछ बताया कि वो बाद में क्या करना चाहती थी? नहीं, वो इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती थी। पर हाँ, बातों बातों में एक दो बार मुझे ऐसा लगा था कि वो ये शहर छोड़ देना चाहती है। पता नहीं उसने छोड़ा है नहीं। क्या उसने छोड़ दिया था? हाँ, छोड़ दिया। अगले 2-3 महीनों के लिए वो किसी हिल स्टेशन पर चली गई थी, अकेली ही? हाँ, अकेली। वो वहां रहकर उन सब बातों के बारे में सोचना चाहती थी जो उसने तुम्हारे साथ बिताई। उसे लगता था कि इससे अच्छे दिन उसकी जिंदगी में कभी नहीं आए। ये सब बातें आपको कैसे पता है इंस्पेक्टर? जैसा कि उसने डायरी में लिखा था उसी से पता किया। मैं तो उससे आखिरी बार मिल भी नहीं पाया। इन सब बातों ने मुझे बहुत अपसेट कर दिया है। ठीक, अब मुझे आपसे और कुछ नहीं पूछना है। ठीक है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ देर के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। कहाँ जाएंगे? घर? नहीं, कुछ देर के लिए मैं बाहर घूम के आना चाहता हूँ। ठीक है, यू में गो ना। रुको विक्रम, शायद तुम भूल जाओ या वापस ही ना आओ, इसलिए इसे लेके जाओ। मुझे अब इसकी कोई जरूरत नहीं। ये तो होना ही था। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। पता नहीं क्यों मेरे दिल में तुम्हारे लिए इज्जत से उभर रही है। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अब हम वो नहीं रहे जो इस पार्टी से पहले थे। हमें एक दूसरे को फिर से जानना होगा। क्या मैं वापस आ सकता हूँ? श्योर। मुझे लगता है अब ये बकवास खत्म हो चुकी है। आगे इस बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। माफ कीजिए। आपने उसे उसकी फोटो नहीं दिखाई? जरूरत नहीं थी। क्या आपके पास उसकी फोटो है? हाँ, है। यदि आप देख लें तो शायद आपको कुछ याद आ जाए। क्यों? मुझे क्या देखना चाहिए? देख लें तो शायद कुछ याद आ जाए। पहचाना मिसेस खन्ना? नहीं, मैं कैसे पहचानूं? हाँ, थोड़ा बहुत फर्क आ गया हो, लेकिन ज्यादा बदलाव नहीं आया होगा। मैं आपके कहने का मतलब नहीं समझी। आप समझना भी नहीं चाहती मिसेस खन्ना। मेरे कहने का यही मतलब है। आप मुझे सच नहीं बता रही। माफ कीजिएगा, मैं समझी नहीं। इंस्पेक्टर, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपको अभी माफी मांगनी होगी। माफी? किस लिए? क्या अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए? नहीं, अपने व्यवहार के लिए। हम लोग इज्जतदार आदमी हैं। इज्जतदार आदमी को जवाबदारियां होती है मिस्टर खन्ना। हाँ, होती होंगी,
लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप मुझे मेरी जिम्मेदारियां बताने के लिए यहाँ आए हैं। ऐसा था तो नहीं डैड, लेकिन सोचना पड़ेगा। इसका क्या मतलब हुआ शीला? मतलब ये है मॉम कि हमें झूठ बोलने या दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं। पापा ने उसे नौकरी से इसलिए निकाल दिया क्योंकि वो मजदूरी बढ़ाने की मांग कर रही थी। मैंने उसे नौकरी से निकलवाकर और परेशान कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे उसकी सुंदरता पर गुस्सा था। विक्रम ने उसे अपनी रखेल बना लिया, जब चाहा छोड़ दिया। और अब आप ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि आप उसे नहीं जानती, कह नहीं सकती कि पहचानती है भी या नहीं। लेकिन आपने जिस तरह से उस फोटो को देखा, लगा आप पहचानती हैं। दरवाजे पर आवाज कैसी? विक्रम आया होगा। शायद आपका लड़का बाहर गया है। मैं जाकर देखता हूँ। हाँ तो मिसेस खन्ना, आप तो महिला संघ की एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं। जवाब दीजिए मॉम। वैसे जवाब तो मिल ही गया। हाँ वो है, लेकिन क्यों? ये एक ऐसा महिला संघ है जहाँ कोई भी पीड़ित महिला आकर मदद के लिए अपील कर सकती है। जी हाँ, हमने जरूरतमंदों के लिए बहुत कुछ किया है। आपको याद होगा मिसेस खन्ना, अभी 2 हफ्ते पहले आपके इंटरव्यू कमेटी की मीटिंग थी। अगर थी भी तो इससे आपको क्या? और आप उस मीटिंग में चेयरपर्सन थी। मैं थी तो इससे आपको क्या मतलब है? क्या आप मुझसे साफ साफ सुनना चाहती हैं? वो डेफिनेटली अशोक की होगा शीतल। क्या आप उसके कमरे में होकर आ रहे हैं? हाँ, मैंने उसको आवाज भी दी थी। हमने तो अशोक को ही जाते हुए सुना था। बेवकूफ लड़का, वो जा कहाँ सकता है? पता नहीं, अजीब से एक्साइटेड मूड में था। बेशक उसकी हमें यहाँ जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे है। अगर वो जल्दी वापस नहीं आता तो मुझे खुद जाकर उसे ढूंढना होगा। वो ऐसे ही बाहर तक घूमने गया होगा, आता ही होगा इंस्पेक्टर। मुझे भी यही आशा है। और आपको ये आशा क्यों है? मैं आपके सवालों का जवाब तब दूंगा मिसेस खन्ना जब आप मेरे सवालों के जवाब। एक्सक्यूज मी, मेरी वाइफ आपके सवालों का जवाब क्यों देगी? बताता हूं मिस्टर खन्ना, बताता हूं। आपको याद होगा अभी थोड़ी देर पहले मिस्टर कपूर ने हमें बताया था कि उस लड़की से सितंबर के बाद कभी नहीं मिले। लेकिन आपकी वाइफ मिसेस खन्ना ने अभी 2 हफ्ते पहले उससे मुलाकात भी की और बात भी की। मामा, क्या ये सच है शीतल? जी हाँ, ये सच है। हाँ तो मिसेस खन्ना, क्या वो लड़की आपके वहां मदद के लिए आई थी? जी हाँ। मंजरी के नाम से? नहीं, और ना ही सीमा के नाम से। तो फिर किस नाम से? उसने अपना नाम मिसेस खन्ना बताया। क्या कहा? मिसेस खन्ना? हाँ, और मुझे लगा कि जानबूझकर ही बदतमीजी की जा रही है, और यही एक कारण है कि मैं उसके केस में प्रेजुडिस फील कर रही थी। तो आप ये स्वीकार करती हैं कि आप उस केस से प्रेजुडिस थी? जी हाँ। मॉम, ये मत भूलो कि वो लड़की बहुत बुरी मौत मरी है। मुझे इसका अफसोस है, और इस बात के लिए वो लड़की खुद कसूरवार है। हाँ तो मिसेस खन्ना, आपके इस महिला संघ की महत्वपूर्ण सदस्य होने के नाते आपके संघ की तरफ से उसे कोई मदद नहीं दी गई? शायद। और ये सब आपके कारण हुआ? जी हाँ, मेरी वजह से हुआ। मुझे उस लड़की का व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आया। अच्छा, उसने किस तरह की मदद चाहिए थी आपसे? आप अच्छी तरह जानते हैं वो किस तरह की मदद चाहती थी। नहीं, मैं नहीं जानता। इस पर बहस की कोई जरूरत नहीं है। देखिए मिसेस खन्ना, आप किसी भी तरह की बहस से मुझसे बच नहीं सकती। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप मुझ पर कोई दबाव डाल सकते हैं, तो आप गलती कर रहे हैं। बाकी तीनों की तरह मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मुझे शर्म महसूस हो। वो लड़की हमसे सहायता चाहती थी, और जो महिलाएं हमारे पास मदद के लिए आती है, उनके केस को हमें ठीक तरह से देखना पड़ता है। वो एक जेन्युइन केस नहीं था। मैं इस लड़की की मांगों से बिल्कुल संतुष्ट नहीं थी, तो मैंने मना कर दिया। और अगर मैं अब उस पर बहस नहीं चाहती, तो आपको कोई हक नहीं कि आप मुझ पर दबाव डालें। मुझे पूरा हक है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सीधी सी बात है, मैंने कुछ गलत नहीं किया, और ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। आपने बहुत बड़ी गलती की है मिसेस खन्ना, जिसका अफसोस आपको जिंदगी भर रहेगा। काश उसकी लाश देखते समय आज प्लीज फिर से मत शुरू कीजिए। मैं पहले ही बहुत सोच चुकी हूँ इस पर। और अब आप ये जानकर फिर से सोचिए कि वो लड़की प्रेग्नेंट थी। ये नहीं हो सकता। फिर ऐसी हालत में उसने सुसाइड के बारे में कैसे सोच लिया? क्योंकि उसने जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देख लिए थे।
शायद यही उसका अंत था। मम्मा, आपको तो पता होगा। क्योंकि वो मां बनने वाली थी, इसीलिए आपकी मम्मी की संस्था के पास मदद की अपील के लिए गई थी। देखो इंस्पेक्टर, इसमें विक्रम का कोई हाथ नहीं। नो नो, इसमें मिस्टर कपूर की कोई गलती नहीं। Thank God। पर मैं क्यों परवाह करूं? और अब भी आप मुझसे कहते हैं कि आपके पास मुझे बताने कुछ भी नहीं। मैं पहले ही आपको सब कुछ बता चुकी हूँ और अब भी यही कहूंगी कि जाइए उस बच्चे के बाप को तलाश कीजिए, ये उसी की जिम्मेदारी है। ये कहने से आपकी जिम्मेदारी कम नहीं हो जाती मिसेस खन्ना। वो लड़की उस वक्त आप लोगों मदद के लिए आई जब कोई भी लड़की अपने आप को असहाय और मजबूर महसूस कर सकती है, लेकिन आपने उसकी कोई मदद नहीं, ना ही आपकी संस्था को उसकी मदद करने दी। मिसेस खन्ना, आप एक माँ हैं, कम से कम आप तो महसूस कर सकती कि उसने उस वक्त कैसा महसूस किया होगा, और ऐसे वक्त में आपने उससे मुंह मोड़ लिया। ये तो सचमुच उस पर अन्याय हुआ है मॉम। देखो, तुम लोग ध्यान से सुनो। अगर ये सारी बातें इंक्वायरी में दर्ज हो जाती हैं तो हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तुम लोग तो जानते हो प्रेस वाले कैसे बात का बतंगड़ बना देते हैं। प्लीज आप दोनों चुप हो जाइए। मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले ये सोच लेना कि मैंने उसे नौकरी से नहीं निकाला जिसकी वजह से ये सारे हालात बने। और इंस्पेक्टर, इन सबको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई गलती की है। वो लड़की शुरू से आखिर तक झूठ बोल रही थी। बाद में जब मुझे सच का पता चला, वो लड़की जानती थी, पक्के तौर पर जानती थी कि इस बच्चे का बाप कौन है। तो मैंने उसे कहा कि इस बात के लिए वो व्यक्ति ही जिम्मेदार है। तो उसे क्या जवाब? कुछ भी था, लेकिन मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पता नहीं खुद को क्या समझ रही थी, अपनी औकात भूलकर बढ़ चढ़कर बात कर रही थी। और अब उसकी ये हालत है कि वे तख्ते पर बुरी हालत में मरी पड़ी है। मेरी तरफ इस तरह देखने कुछ नहीं होगा। मैं आप लोगों को बहुत बर्दाश्त कर चुका हूं। आप मुझे सीधे से बताइए कि उस लड़की ने क्या कहा। उसने कहा कि उस बच्चे का बाप खुद भी बहुत छोटा है, कोई बेवकूफ शराबी। उसके साथ शादी का तो कोई सवाल ही नहीं है, ये दोनों के लिए बुरा होगा। उस लड़के ने उसे कुछ पैसे भी दिए थे, पर उसे लेने से इनकार कर दिया। क्यों? यूं ही बेवकूफ जो थी। मुझे तो उसकी किसी बात पर विश्वास नहीं था। मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूं मिसेस खन्ना कि आपको उसकी बात पर विश्वास था या नहीं। मुझे सिर्फ इतना बताइए कि उस लड़की ने पैसा लेने से मना क्यों किया। उसके अजीब से ख्यालात थे, ऐसे बन रही थी मानो उसकी जैसी लड़कियां किसी से पैसा लेती नहीं हो। और अब भी आपको अपने किए पर जरा भी अफसोस नहीं है मिसेस खन्ना। मुझे इसका अफसोस है कि अंत इस तरह से हुआ, पर इसके लिए मैं खुद को दोषी नहीं मान सकती। तो फिर किसका दोष है? पहले तो उस लड़की का खुद का ही, फिर उस लड़के का जो उस बच्चे का बाप है। जैसा कि उसने बताया था कि वो उसके स्तर का नहीं है, कोई बेवकूफ शराबी है, तब तो उसे सबक मिलना ही चाहिए, उसे बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि लड़की मरी तो उसकी वजह से। अगर उसकी कहानी सच्ची है कि उस लड़के के पास चोरी का पैसा था और वो आप लोगों मदद के लिए आई, तब तो सारी जिम्मेदारी उसी की है। अगर ऐसा नहीं है तो वो हमारे संघ के पास मदद के लिए क्यों आती और हम मदद के लिए मना क्यों करते? अगर उसकी वजह से नहीं है तो वही सबसे बड़ा दोषी है। बिल्कुल, और उसके साथ बहुत सख्ती से पेश आना चाहिए। मम्मा बस करो। शीला, पागल मत बनो। यहाँ बेकार के सवाल जवाब करने से बेहतर है कि जाइए उस लड़के को ढूंढिए और उसका कसूर बनवाइए। असल में आपकी ड्यूटी यही है। आप चिंता मत कीजिए मिसेस खन्ना, मैं अपनी ड्यूटी अच्छी तरह निभाऊंगा। मुझे बहुत खुशी हुई है सुनकर। कोई दबाव नहीं, सबके सामने मनवाना है, उसे सबक सिखाना ही होगा। बिल्कुल, असल में यही आपकी ड्यूटी है। और अब मुझे लगता है आप गुड नाइट कीजिए और जाइए। नहीं, मैं अभी और रुकूंगा। किस लिए? अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए। मम्मा आप देख नहीं रही हैं, ये क्या बकवास है? इंस्पेक्टर, आपके कहने का कहीं ये मतलब तो नहीं कि मेरा लड़का इसमें इन्वॉल्व है? यदि वो है तो हम जानते हैं उसके साथ क्या करना है। अभी मिसेस खन्ना ने बताया तो है। ओह माय गॉड, लेकिन देखिए इंस्पेक्टर, मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करूंगी, मैं विश्वास कर ही नहीं सकती।
लोग जानते हैं। हाँ, हम जानते हैं। मुझे विश्वास नहीं होता अशोक, जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। तुम नहीं जानते हम यहाँ क्या बात कर रहे थे। अच्छा ये नहीं जानता मॉम, है ना? क्यों? क्योंकि मॉम अभी तक उसी लड़के को ब्लेम कर रही थी जिसकी वजह से ये सब हुआ है, और ये भी कह रही थी कि उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, उसे सबक मिलना चाहिए। बस भी करो। मॉम, आपने कुछ बहुत अच्छा नहीं किया मेरे लिए। क्यों? लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता अशोक, मैं तो सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकती। तुम तो ऐसे हो भी नहीं बेटा, और तुम तो इतना पीते भी नहीं हो। वो पीता है, मैंने आपको बताया भी था। तूने बताया था? नहीं अशोक, मैं चाहती तो पहले भी बता सकती थी, पर आज सारी बातें खुल ही रही थी, इसलिए मैंने बताया। शीला तुम्हें क्या हो रहा है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर तुम्हारे दिल में घर वालों के लिए थोड़ा सा भी लिहाज है जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट। ये आपके पारिवारिक झगड़े बाद में निपटाइएगा। मुझे मिस्टर अशोक से कुछ सवालात करने हैं, और मैं आप लोगों का आभारी रहूंगा यदि आप लोग बीच में टांग ना अड़ाएं। हाँ तो मिस्टर अशोक, क्या इससे पहले मैं ड्रिंक लेना? नहीं। ले लो, ले लो। मैं जानता हूं मिस्टर खन्ना कि ये आप ही का घर है और ये आप ही का बेटा है, लेकिन जरा उसकी हालत देखिए, उसे पीने की सख्त जरूरत है। हाँ तो मिस्टर अशोक, तुम उस लड़की से कब और कहां मिले? पिछले नवंबर की एक रात को कनॉट प्लेस। आई वॉज ड्रंक और मैं कुछ मस्ती के मूड में था। वो वहां क्यों गई? वो उस तरह की लड़की नहीं थी, पर ठीक है, शायद उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या ना करे। फिर क्या? फिर हमने कुछ बातचीत की, मैंने उसे पीने के लिए ड्रिंक ऑफर की। जाने के समय तक मुझे बहुत चढ़ चुकी थी। क्या उसने भी पी? हाँ, उसने मुझे बताया था कि उसने सुबह से कुछ खाया नहीं, इसलिए उसे भी काफी चढ़ चुकी थी। क्या वो रात तुमने उसके साथ गुजारी? हाँ, शायद मैंने ही उससे कहा था, पर मुझे पक्का नहीं पता। उसका कहना था कि वो मुझे दरवाजे के भीतर घुसने नहीं देना चाहती थी, और मैं ऐसी हालत में था जिसमें किसी का भी दिमाग खराब हो सकता था। तो बस मैं उसे धक्का देकर जबरदस्ती अंदर घुस गया। क्या उसने तुम्हें अपने कमरे के अंदर आने दिया? हाँ, और तभी सब कुछ हो गया। पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मुझे कुछ याद क्यों नहीं। तो कहो मैं क्या कर बैठा उस रात? अशोक, ये तुमने क्या कर दिया? शीला, अपनी मम्मा को लेकर अंदर कमरे में जाओ। पर मैं तुमने सुना कि नहीं? शीतल, उठो, गेट इनसाइड फास्ट। हाँ तो मिस्टर अशोक, तुम उस लड़की से दोबारा कब मिले? करीब 15 दिन बाद। क्या मिलने का पहले से तय किया था? नहीं, ना तो मैं उसका नाम जानता था, ना ही वो जगह जहां वो रहती थी। वो एक दिन अचानक ही मुझे फिर से कनॉट प्लेस में मिल गई। फिर शराब पी? हाँ, पर उस रोज मैं इतनी बुरी हालत में नहीं था। और फिर तुमने वो सब कुछ किया? हाँ, पर मैं उससे प्यार नहीं करता था। वैसे दिखने में काफी सुंदर थी, समझदार थी। तो तुम उसके साथ सोए? हाँ, सोया। मेरी शादी की उम्र हो चुकी है और मेरी शादी नहीं हुई है, और मैं उन सब गंदी औरतों से सख्त नफरत करता हूँ जिनके साथ आपके ये सो कॉल्ड इज्जतदार लोग घूमते हैं। बकवास मत करो। कूल डाउन मिस्टर खन्ना। हाँ तो मिस्टर अशोक, तुम उस लड़की से दोबारा कब मिले? पहली बार या उसके बाद मुझे ठीक से याद नहीं। हाँ, पर उसने मुझे बताया था कि वो माँ बनने वाली। वो परेशान तो ही होगी। हाँ, मैं भी बहुत परेशान हो गया। क्या उसने तुमसे शादी के लिए कहा? नहीं, वो नहीं चाहती थी कि मैं उससे शादी करूं, क्योंकि वो जानती थी मैं उससे प्यार नहीं करता था। एक तरह से वो मुझे बच्चे की तरह ट्रीट करती थी, जबकि मैं उसके बराबर ही था। उसके बाद तुमने क्या सोचा? उसके पास कोई नौकरी नहीं थी, और वो नौकरी करना भी नहीं चाहती थी। उसके पास पैसे नहीं थे, तो मैंने ही उससे कहा था कि मुझसे कुछ पैसे ले लिया करे, और ये सब तब तक चलता रहा जब तक उसने पैसे लेने से मना नहीं कर दिया। तब तक तुम उसे कितना पैसा दे चुके थे? यही कोई 10 से 15 हज़ार। क्या कहा?
10-15 हजार इतना पैसा तुम्हारे पास आया कहां से? यही मैं जानना चाहता हूँ। वो मैंने ऑफिस से ले लिया था। मेरे ऑफिस से? इसका मतलब पैसा तुमने चोरी किया? नहीं, ऐसा नहीं था। क्या मतलब ऐसा नहीं था? सॉरी, मुझे पता चलना ही चाहिए कि ये क्या हो रहा है। मैं बताऊं यहाँ क्या हो रहा है। इसने मान लिया है कि उस लड़की की हालत के लिए यही जिम्मेदार है और अब कह रहा है कि ऑफिस से पैसे चुराकर उस लड़की को देता रहा। नालायक। अशोक, तुमने पैसे चुराए? नहीं मॉम, मैं वापस कर कैसे देता। वापस कर देते? कहीं से भी लाता। उस समय मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। ये तो समझ में नहीं आ रहा कि बगैर बताए ऑफिस से पैसा लेने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो ऑफिस की तरफ से कुछ लोगों से पैसा वापस लेना था, मैं उन्हीं से ले आया था। अच्छा, तो फैक्ट्री की रसीद देकर पैसा खुद जेब में रख लिया? हाँ, गधे, जब तुम ऐसी हालत में थे तो मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि आप ऐसे बाप नहीं है जिनका बेटा उनके पास मुसीबत में पड़ने के बाद जा सके। बकवास मत करो। मेरी मुसीबत यह है कि बर्बाद हो चुके हो तुम। और मेरी मुसीबत यह है कि मेरे पास फालतू वक्त नहीं है ये सब सुनने का। हाँ तुम अशोक, बस आखिरी सवाल, क्या उस लड़की को पता लग गया था कि ये पैसा चोरी का है? हाँ, और इसलिए उसने और पैसा लेने से इनकार कर दिया था और तो और मुझसे मिलने से भी इनकार कर दिया था। लेकिन ये सब आपको कैसे पता? क्या उसने बताया? नहीं, उसने मुझे नहीं बताया। फिर मैं उससे कभी मिला भी नहीं। तो फिर आपको कैसे पता चला? उसने मामा को बताया था। शीला, वो जानना चाहता है मॉम। उसने आपको बताया था? वो आपके पास आई थी? वो यहाँ आई थी? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? उसे तो ये भी नहीं मालूम था कि मैं कहाँ रहता हूँ, क्या करता हूँ। फिर ये सब कैसे हुआ? कोई बताएगा मुझे? मैं तुम्हें बताता हूँ। वो तुम्हारी मम्मी की संस्था के पास मदद की अपील के लिए गई थी जब उससे तुम्हारा नाता खत्म हो गया, लेकिन तुम्हारी मम्मी ने उसकी मदद करने से साफ इनकार कर दिया। तो आपने मारा उसे? वो मुझे बचाने के लिए आपके पास आई थी और आपने उसे भगा दिया? नहीं बेटा, लेट मी एक्सप्लेन ना। आपने मारा उसे, आपने मारा उसे और उस बच्चे को जिसे वो जन्म देने वाली थी। मेरा बच्चा, आपका पोता, आपने मारा उन्हें। मॉम, शर्म आनी चाहिए आपको। नहीं अशोक प्लीज, मुझे तो कुछ पता भी नहीं था बेटा। मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा अरे रही। आपको कभी कुछ समझ में आया है? कभी नहीं। आपने कभी कोशिश ही नहीं की। You never tried. प्लीज अशोक। बेवकूफ, ठीक हो जाओ वरना। रुको, थोड़ी देर चुपचाप मेरी बात सुनो। उस लड़की ने आत्महत्या की है। अब बहुत बुरी मौत मरी है वो, और इस सब के लिए आप सभी लोग जिम्मेदार हैं। मैं तो उसे किसी कीमत पर नहीं भूल सकता। हाँ, सिर्फ शराब पीकर मस्ती मनाने के लिए उसको बर्बाद कर दिया, जैसे कोई वो जानवर, इंसान नहीं। शुरुआत तो मैंने ही की। सबसे पहले उसे नौकरी से मैंने ही निकलवाया। नहीं, शुरुआत तुमने नहीं की, शुरुआत की तुम्हारे पापा ने। मिस्टर खन्ना, आपको इसकी भारी कीमत चुकानी होगी, याद रखिएगा। अच्छा, तुम मुझे शायद जानते नहीं हो। जरा, मैं लाखों खर्च कर सकता हूं, लाखों। गलत ऑफर दे रहे हैं मिस्टर खन्ना, याद रखिएगा, याद रखिएगा। आप में से कोई नहीं भूल पाए, और ना ही मिस्टर कपूर। कम से कम उन्हें उससे थोड़ी बहुत सहानुभूति तो थी, और उन्होंने उसकी कुछ मदद भी की थी। याद रखिएगा, एक सुमन चली गई, लेकिन हजारों लाखों सुमन आज भी हमारे बीच में जिंदा है, अपने डर, तकलीफों और आशाओं के साथ। हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, उन सब के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। यदि ये सब हम जल्दी नहीं सीखते तो खून और नफरत की आग में जलकर हमें सीखना होगा। चलता हूं। गुड नाइट। मैं तो तुम्हें ही इन सब बातों के लिए दोषी मानता हूं। हाँ, मैं हूं। तुम्हें जरा भी परवाह नहीं है। अरे ये सब दुनिया के सामने आएगा तो तमाशा खड़ा हो जाएगा और फिर सब कुछ मुझे ही भुगतना पड़ेगा।
मुझे इस बात से कोई परवाह नहीं। हाँ, तुम्हें तो किसी बात की कोई परवाह नहीं। पूरी उम्मीद थी कि अगले इलेक्शन में मुझे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट मिल जाए। अब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको टिकट मिले या ना मिले। हाँ, तुम्हें तो किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें इस बात से जरूर फर्क पड़ेगा कि जब तक तुम उस चुराई हुई रकम का एक एक पैसा वापस नहीं कर देते, लौटा नहीं देते, तब तक तुम्हें तुम्हारे काम का पैसा मिलना बंद। और सुनो, अब ये शराब पीना और गंदी औरतों के साथ घूमना बंद। बिल्कुल बंद। अशोक, मुझे तुम पर शर्म आ रही है। I can't blame it on you, but you know what? मुझे भी आप पर बहुत शर्म आ रही है, आप दोनों पर। हमने जो कुछ किया उसके पीछे कारण थे, वो तो अचानक हो गया बस। बस अब तुम्हें क्या कहना है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं। मत करो, यहाँ जरूरत भी है किसी को। मैं शर्मिंदा हूँ, लेकिन आप लोग ऐसे दिखा रहे जैसे कुछ भी नहीं हुआ। अरे मैंने कहा नहीं था ये सब दुनिया के सामने आएगा तो तमाशा खड़ा हो जाएगा और मेरी पोजीशन क्या मुझे हुआ? उसकी परवाह नहीं है डैड। दुख तो इस बात का है कि इन सब बातों का आप लोगों पर कोई असर नहीं हुआ। मुझ पर भी नहीं? नहीं। बेटा, ये तुम्हारी गलत फहमी है। आज की रात मैंने भी बहुत कुछ सीखा है, लेकिन तुम्हें यह बताने की जरूरत नहीं कि क्या सीखा है। अच्छा खासा 5 लोग बैठकर एक एंगेजमेंट पार्टी सेलिब्रेट कर रहे थे और हाँ, याद है आपको? आपने मुझे और विक्रम को खाने के बाद क्या कहा था जब आप बहुत खुश थे? आदमी को अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है, अपना और अपने काम का ध्यान खुद रखना पड़ता है, और उन पागलों की तरफ ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है जो ये कहते हैं कि हमें एक दूसरे की केयर करनी चाहिए। हाँ? केयर करनी चाहिए। और तभी उन पागलों में से एक पागल यहां चला आया, इंस्पेक्टर। मैंने तब तो आपको यह कहते नहीं सुना कि आदमी को अपनी देखभाल खुद करनी चाहिए। बकवास बंद करो और तुम दोनों दफा हो जाओ यहां से। मैं तो वैसे भी जाने ही वाली थी डैड, पर अगर ये सब सच है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये सच किसकी वजह से सामने आया है। आपने उसे नौकरी से निकलवा दिया, दूसरी नौकरी से मैंने निकलवा के परेशान कर दिया। विक्रम उससे तब मिलता रहा जब मुझे दिखा रहा था कि वो बहुत बिजी है। अशोक ने क्या किया है ये तो हम सब जानते हैं। मॉम ने तो उसे ऐसा धक्का दिया कि वो पतली हो गई। अशोक, देखो कौन आया। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? वो इंस्पेक्टर कहाँ गया? गया थोड़ी देर पहले। अरे मैं, आप लोग इतने अपसेट क्यों लग रहे हैं? मैं आप सभी के लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? जी, दरअसल मैं एक इंस्पेक्टर को जानता हूँ। मैंने उससे इंस्पेक्टर कौशल बख्शी के बारे में पूछा, उसका हुलिया बताया, लेकिन उसने मुझे बताया कि इस नाम का कोई इंस्पेक्टर तो पुलिस डिपार्टमेंट में है ही नहीं। क्या कहा? मैं अभी कंफर्म कर लेता हूँ। क्या करने जा रहे हैं? डीआईजी सिन्हा से बात करता हूँ। जरा ध्यान से कीजिएगा। हाँ सिन्हा साहब, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। मैं खन्ना बोल रहा हूँ, इतनी रात को आपको डिस्टर्ब किया। दरअसल मुझे एक इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। आपके पुलिस डिपार्टमेंट में अभी किसी इंस्पेक्टर कौशल बागची ने ज्वाइन किया है? मीडियम हाइट, डार्क कॉम्प्लेक्शन, क्लीन शेव। ओह, थैंक यू वेरी मच, सो काइंड ऑफ यू। गुड नाइट। इस नाम का कोई इंस्पेक्टर पुलिस डिपार्टमेंट में है ही नहीं। डेफिनेटली किसी ने उसे हमें तंग करने के लिए यहां भेजा था। ये जरूर किसी की साजिश हो सकती है। बहुत दुश्मन हो गए हमारे इस शहर में। कितना अच्छा होता अगर मैं पहले से यहाँ होती, उसके सवाल करने से पहले ही उससे कुछ पूछती। और अब इन सब बातों का क्या फायदा? तुम सब में सिर्फ मैं ही ऐसी थी जिसने हार नहीं मानी। विक्रम सही कह रहा है, वो इंस्पेक्टर फ्रॉड था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अशोक, बैठ जाओ बेटा। नो थैंक्स, आई एम फाइन। अरे तुम बिल्कुल फाइन नहीं हो, तुम बहुत इमोशनली डिस्टर्ब लग रहे हो। तुम्हें अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। मैं ध्यान देता रहा हूँ डैड, और कुछ ज्यादा ही दे रहा हूँ, यही तो प्रॉब्लम है। यही तो मेरी भी प्रॉब्लम है। तुम दोनों बेटा एक काम करो, तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कम से कम थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ। अब हमारी बारी है। क्या करने की बारी है? जरा ठीक तरह से सोचने की, ऐसे नहीं जैसे तुम कह रही हो। आप किसी भी तरह से सोच लीजिए मॉम, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप लोग ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन मैं नहीं मानता।
वो लड़की तो मर चुकी है। वही तो मैं कह रही हूँ, लेकिन ये लोग समझ ही नहीं रहे हैं। चाहे वो लड़का कोई भी था, पर सच तो यही है, जो मैंने किया वो भी, जो मॉम ने किया वो भी, और बाकी सबने जो किया वो भी। चाहे बात इंस्पेक्टर को बताई गई हो या किसी और को। विक्रम, तुम कह रहे थे ना मैं इतना अपसेट क्यों, तो तुम भी एक बात जान लो कि मैंने कुछ रुपया चुराया था। ऐसे मत देखिए आप, उसे पता चलने दीजिए। आई डोंट केयर, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि उस लड़की के साथ क्या हुआ, हमने उस लड़की के साथ क्या किया। मैं अभी भी यही सोच रहा हूं, इसलिए आप लोगों की तरह बैठकर आराम से गप्पे नहीं लगा पा रहा हूं। बस भी करो। मैं शर्मिंदा हूँ। आज रात यही एक अच्छी बात हुई है, कम से कम इसमें कुछ सच्चाई तो है, और आप लोग फिर से बनावटी बातें करने लगे। पागलपन है। अरे बेकार में बकवास किए जा रहे हैं ये लोग। इनको ये तो समझ में आता नहीं कि ये सारा तमाशा जब दुनिया के सामने आएगा तो क्या होगा मेरी पोजीशन का, मेरे रुपए का। पोजीशन क्या है? वो लड़की मर चुकी है, असल बात ये है। बकवास मत करो, गेट लॉस्ट, दफा हो जाओ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ रहूं या ना रहूं। लेकिन तुम्हें इस बात से जरूर फर्क पड़ेगा कि जब तक उस चुराई हुई रकम का पैसा वापस नहीं कर देते तब तक तुम्हें यहां रहना ही होगा। लेकिन उससे मंजरी तो वापस नहीं आ जाएगी डैड। और इस बात को भी झुठलाया नहीं जा सकता है कि उस लड़की की इस हालत के जिम्मेदार हम लोग हैं। लेकिन क्या ये सच है? और नहीं तो अभी तुम्हें पूरी कहानी का पता नहीं है, और ये सब बातें दोबारा निकालकर तुम क्या प्रूव करना चाह रहे हो? मुझे लगता है अब ये प्रूव करना चाहेंगे कि पिछली गर्मियां उस लड़की के साथ गुजारी ही नहीं थी। मैंने उसे रखा था, इस बात को मैंने माना भी है, मुझे इस बात का अफसोस भी है शीला। ठीक है, फिर भी तुम हम सबसे अच्छी स्थिति में हो, जैसा कि उस इंस्पेक्टर ने कहा था। वो इंस्पेक्टर नहीं था। कैसे कह सकते हैं आप? कैसे कह सकते हो? बिल्कुल कह सकता हूं। कैसे? देखिए, एक इंस्पेक्टर यहाँ पर फ्रॉड करता है, यहाँ पर झूठा इंस्पेक्टर बन के आता है, इधर उधर से छोटी मोटी खबरें इकट्ठे करके हम लोगों को यह कन्फेस करने के लिए मजबूर कर देता है कि उस लड़की की आत्महत्या के पीछे हम लोगों का हाथ है। और वो तो है। तुम कैसे कह सकते हो कि वो वही लड़की थी? विक्रम, हम सब मान चुके हैं। ठीक है, आप सबने मान लिया है। देखिए मिस्टर खन्ना, आपने उस लड़की को नौकरी से निकलवाया था, आप इस बात को भूल चुके थे, लेकिन जैसे ही उस इंस्पेक्टर ने आपको फोटो दिखाया आपको याद आ गया। ठीक है, ये बात तो साफ हो चुकी है, लेकिन उससे क्या? उसके बाद वो ये जान गया कि शीला ने उस लड़की को नौकरी से निकलवाया था, क्योंकि शीला को जैसे ही उसने फोटो दिखाया शीला को याद आ गया। हाँ, वही फोटो था। तुम कैसे कह सकती हो कि वो वही फोटो था? क्या तुमने वो फोटो देखा था जो तुम्हारे पापा ने देखा था? नहीं, वो फोटो मैंने नहीं देखा। मिस्टर खन्ना, क्या आपने वो फोटो देखा था जो शीला ने देखा था? नहीं, वो मैंने नहीं देखा। बस फिर हम कैसे कह सकते हैं कि वो वही फोटो था? हमारे पास इस बात का भी कोई प्रूफ नहीं है कि वो वही लड़की थी। मतलब ये प्रूव हो गया। तुम्हें भी तो ये कहकर फंसा लिया था कि हाँ, अब देखिए, उसने मुझे भी क्या कह के फंसाया था अपने जाल में कि उस लड़की ने अपना नाम बदलकर सीमा रख लिया था, और बस मैं फंस गया। लेकिन उसने तो तुम्हें इतना परेशान भी नहीं किया था। और तुम्हें तो ये भी नहीं मालूम कि उसके जाने के बाद यहाँ क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ उसके जाने के बाद? हाँ, इसको बता दीजिए। अशोक के बाहर जाने के बाद मैं कुछ परेशान सी हो गई थी, क्योंकि उस आदमी ने कहा कि अगर वो वापस नहीं आता तो मैं खुद उसे पकड़ कर लाऊंगा, और फिर पूरे विश्वास के साथ मुझसे कहने लगा कि करीब 2 हफ्ते पहले मैं मंजरी से मिली थी, और बेवकूफ़ों की तरह मैं मान गई। पता नहीं तुम क्यों मान गई। अरे उसने अपना नाम जब वो तुम्हारे क्लब में आई थी तो अपना सीमा या मंजरी तो बताया नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं इतनी परेशान सी हो गई थी कि अचानक मुड़कर उसने जब कुछ सवाल किए तो मैंने वही जवाब दे डाला जो वो मुझसे पूछना चाहता था। पर मॉम, उसने आपको एक फोटो भी दिखाई थी जिसे आपने पहचाना भी था। क्या किसी और ने भी वो फोटो देखी थी? नहीं, उसने सिर्फ मुझे ही दिखाई थी। अब देख नहीं रहे हो, हमारे पास इस बात का कोई प्रूफ नहीं है कि वो वही फोटो था। हमारे पास इस बात का भी कोई प्रूफ नहीं है कि वो वही लड़की थी। हो सकता है कि उसने किसी ऐसी लड़की का फोटो दिखाया हो जिसने कि आपके महिला संघ में कभी अपील की हो सकता है कि वो हमें अलग अलग फोटो दिखाता रहा और हम बेवकूफ बनते रहे और अलग अलग लड़कियों को पहचानते रहे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अशोक, क्या तुमने भी वो फोटो देखा था? नहीं,
जब मेरी बारी आई तो उसने फोटो दिखाने की जरूरत नहीं समझी, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये वही लड़की जो मेरे पास आई थी और मॉम के पास आई थी। कैसे कह सकते हो? क्योंकि उस लड़की ने कहा था मैं चुराया हुआ रुपया नहीं लूंगी, और जैसा इंस्पेक्टर ने बताया तो उस हिसाब से वो वही लड़की होनी चाहिए। फिर ये सब बकवास भी तो हो सकता है। कमान विक्रम, एक लड़की ने आत्महत्या कर ली है और तुम्हें ये सब बकवास लग रहा है? आप लोग अपने आप को बचाने की लाख कोशिश कर लीजिए, मैं नहीं कर सकता। अपने आप को दोषी ठहराने में इतनी जल्दबाजी मत करो अशोक। अरे तुम्हारी ममा के साथ हुआ इंट्रोगेशन, हम लोगों के साथ हुई पूछताछ, वो सब उतनी नकली, फेक, फर्जी साबित हो सकती जितना वो इंस्पेक्टर खुद। तो इस बात का पता कैसे करें कि अच्छा एक बात बताओ, क्या वाकई कोई लड़की मरी है? कौन कहता है? इस हिसाब से तो 4-5 लड़कियां होनी थी। हाँ, मेरा तो मानना है कि किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं हुआ। कोई स्कैंडल नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सुसाइड भी नहीं। इसे तो बड़ी आसानी से पता किया जा सकता है। कैसे? हॉस्पिटल में फोन करके। गो अहेड। हेलो हेलो, मैं कपूर लिमिटेड से विक्रम कपूर बोल रहा था। मुझे बस ये पता करना है कि क्या आपके हॉस्पिटल में किसी लड़की की आत्महत्या का केस आया? क्या आप मुझे पता करके बता सकते हैं? ओके प्लीज, मैं वेट करता हूँ। हेलो जी जी, क्या? देखा, आप लोग जहर की बात कर रहे थे। अरे हॉस्पिटल में तो महीनों से किसी लड़की की आत्महत्या का केस आया ही नहीं। मैंने सारी कहानी मनगढ़ंत थी। हाँ, बेकार की कहानी। कमान विक्रम, एक पैक बनाओ। आई वॉन्ट टू गेट रिलैक्स्ड। बिल्कुल, मैं भी जरूर लूंगा एक पैक। मैं इतना जरूर कहूंगी, विक्रम तुमने तो कमाल ही कर दिया। थैंक यू विक्रम। नहीं नहीं, दरअसल जब मैं यहाँ से बाहर गया था तो मैंने इन सारी बातों पर बहुत ही विचार किया, शांत दिमाग से सोचा समझा। अरे जब उसने तुमको इतना परेशान भी नहीं किया जितना हम लोगों को किया था। अरे कुछ देर के लिए तो वाकई में मैं भी बहुत डर गया था। पर उसने लेकिन आप लोग एक बात भूल रहे हैं डैड, हम लोगों ने जो अभी बताया वो हुआ है, और वाकई हुआ ही है। हमारी खुशकिस्मती है कि इसका कोई ट्रैजिक अंत नहीं हुआ, ऐसा हो भी सकता था। अरे तो सब कुछ प्रूव हो गया है ना अब। अरे तुम लोगों ने मिलकर उसे मौत के घाट पहुंचाया। जब उसने ये बोला तब तुम लोगों की शक्लें देखने लायक थी। कहां जा रही है बेटा? मेरा दिमाग भंडा गया है डैड, और आप लोग जिस तरह की बातें कर रहे हैं मुझे तो डर ही लग रहा है। देखो बेटा, रिलैक्स हो जाओ। सुनो, सब क्लियर हो गया। इंस्पेक्टर नकली था। किसी लड़की ने सुसाइड नहीं किया। डेफिनेटली कोई हमारे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, उसका पता हम लगा लेंगे। और सुनो, अब थोड़ा सा शांत हो जाओ और अपने आप को खुश करने के लिए एक काम करो। विक्रम से वो अंगूठी वापस ले लो जो तुमने उससे लौटाई थी। वी विल वंस अगेन सेलिब्रेट योर एंगेजमेंट। कम ऑन विक्रम। जी, पहनाओ अंगूठी। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं देखता हूं। हेलो, हाँ बोल रहा हूं। क्या? यहां पर? क्या हुआ डैड? पुलिस स्टेशन से फोन था। हॉस्पिटल ले जाते वक्त एक लड़की की मौत हो गई है। उसने जहर खा लिया था, और एक इंस्पेक्टर आ रहा है यहां इंक्वायरी के लिए।
अभी कुछ बोलने से पहले मुझे लग रहा है इंस्पेक्टर साहब से पूछ लूं या क्या करूं। जिस तरीके से जब एक आर्टिस्ट कुछ कहना चाहते थे और इंस्पेक्टर साहब का इंटरवेंशन जिस तरीके से होता था, बहुत ही मंजे हुए। सबसे पहले पूरे सीसीआरटी की ओर से, सभी दर्शकों की ओर से, निदेशक महोदय को जो डायरेक्टर हैं इस नाट्य कला के नाट्य के, उनको बहुत सारी बधाइयाँ। उसके बाद एक एक आर्टिस्ट, बहुत ही मंजे हुए आर्टिस्ट थे, उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। एक बार हम जोरदार फिर से तालियां कम पड़ रही हैं। धन्यवाद। आधुनिक समाज का एक सामाजिक विश्लेषण था, जिस तरीके से रिश्तों का ताना बाना हमारे बन रहे हैं। निदेशक महोदय, अगर अनुमति हो तो हम फेलिसिटेशन की तरफ बढ़ें, और इसमें प्रथम चरण में मैं सर्वप्रथम हमारे अथॉरिटीज में हमारे अध्यक्ष महोदय को आमंत्रित करता हूं, निदेशक महोदय को आमंत्रित करता हूं कि मंच पर पधारें। सर, नाटक के रंगमंच के हमारे आज के जो निदेशक महोदय थे, श्री शरद शर्मा सर को भी मैं, सर आप आइए प्लीज। शर्मा साहब का भी स्वागत करें जोरदार तालियों के साथ में। शर्मा साहब के स्वागत के लिए अंगवस्त्र, पुष्पगुच्छ और सीसीआरटी प्रकाशन सामग्री माननीय अध्यक्ष महोदय और निदेशक महोदय के कर कमलों से श्री शर्मा साहब को सम्मानित कर रही है सीसीआरटी। इसके बाद प्रत्येक मंजे हुए हमारे जो कलाकार हैं, मैं उनका परिचय भी आपसे कराते जाता हूं। गिरिजेश व्यास जी थे मिस्टर खन्ना, पुष्प से उनका स्वागत करेंगे। शीतल अरोड़ा मिसेस खन्ना थी। अंकित दास अशोक थे। यास्मीन सिद्दीकी शीला के रोल पर थे। यश रॉय विक्रम साहब थे। वीरेंद्र नथानियल श्री इंस्पेक्टर साहब थे, कौशल बागची जी। अप्रेय मेहरा एवं भूषण जैन का म्यूजिक था, संगीत था, उनका संकलन था। आइए आइए प्लीज। इनका संगीत संकलन था। संगीत पर भूषण जैन, अप्रेय मेहरा। अजय गोस्वामी बसंत के रोल में थे। लाइट भी अजय गोस्वामी जी ने किया, लाइटिंग उनके तरफ से थी। ड्रेस डिजाइनिंग में सुधा शर्मा जी। अप्रेय जी आ जाइए। सुधा शर्मा जी ड्रेस डिजाइन में थे। जेबी प्रिंसले गौतम जी थे। राइटर हैं, लेखक हैं सुरेंद्र शर्मा और प्रतिमा शर्मा, ये अनुवादक थे जिन्होंने अनुवाद करी है। तालियां कम न हो, सभी के उत्साहवर्धन के लिए हम निरंतर तालियां बजाते रहें। सर, अंत तक कभी भी दर्शक दीर्घा में देख रहा था। दर्शक दीर्घा में सभी लोगों ने बहुत ही एंजॉय किया। श्री शरद शर्मा सर का सम्मान के साथ मैं उनसे बल्कि एक निवेदन भी करूंगा कि किस पृष्ठभूमि में इतना अच्छा जो थिएटर का आपने सर निर्माण किया और इतना लोगों ने सराहा, जो हम देख पा रहे हैं।
तो कृपया आप उस पर कुछ प्रकाश डालें। हेलो। दरअसल मुझे एक अभिनेता और निर्देशक होने की वजह से यथार्थवादी रंग शैली के नाटक बहुत पसंद है, क्योंकि इस विधा के नाटक जो होते हैं उसमें अभिनेताओं को बचने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। और मैं यहाँ आने के लिए विनोद जी का विशेष आभारी हूँ कि उन्होंने हमें इस पहले फेस्टिवल में ये अवसर दिया। न सिर्फ विनोद जी, ऋषि जी, बल्कि इनकी पूरी टीम, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि किसी शासकीय संस्थान में इतने सपोर्टिंग स्टाफ के लोग हों, चाहे वो हेमंत हो, सिद्धार्थ हो, या बसंत जी हो, शर्मा जी हो, वर्मा जी, सबने बहुत सपोर्ट किया, जिसकी वजह से हम इस प्रस्तुति को इस अंजाम तक पहुंचा पाए। मैं आप सब दर्शकों का भी बहुत आभारी हूं जिन्होंने खूब अच्छा सपोर्ट किया। लेकिन आपसे मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं, अभी चूंकि कल और है नाटक, कल एक नाटक और है, हाँ, 2 भी नहीं, 4 नाटक और हैं। तो एक तो आप अपने मोबाइल की ध्वनि को शांत कर लिया करें, और दूसरा, जब नाटक चले तो आपस में बातचीत ना हो या फोन पे आप बात ना करें, क्योंकि उससे नाटक का रस भंग होता है। ये भाई साहब ने बहुत अच्छी शुरुआत की है, और मुझे लगता है कि आगाज इतना अच्छा है तो अंजाम खुदा जाने क्या होगा। मैं एक बार फिर CCRT और यहाँ के निदेशक, यहाँ के अध्यक्ष और पूरे स्टाफ का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से भी निवेदन करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि चूंकि इसमें युवा कलाकार भी हैं, सबके उत्साहवर्धन के लिए सर आशीर्वचन आपका। ऐसे अनुभव बहुत कम मिलते हैं। रियलिस्टिक प्ले है, और चूंकि रियलिस्टिक प्ले इसलिए पर अभिनय बहुत सशक्त होना चाहिए, जो हमको देखने को मिला। सभी की एक्टिंग बहुत शानदार थी। आखिर तक ऐसे नाटकों में एक्साइटमेंट बना रहा तो अच्छा रहता है। ये डायरेक्शन की कमाल होती है कि जो भी रियलिस्टिक फॉर्म का ड्रामा यहाँ पर था, उसको जो डायरेक्टर ने ट्रीटमेंट दिया, वो बहुत अच्छी ट्रीटमेंट थी, क्योंकि वो योग्य थी। वैसी ट्रीटमेंट यदि डायरेक्टर नहीं देता तो फिर रियलिस्टिक नाटक बड़ा कठिन हो जाता है। तो जो नाटक की आवश्यकता थी और जो स्क्रिप्ट की डिमांड थी, उसके मुताबिक यहाँ पर सारे कंपोजिशन हमको देखने को मिले। जबकि यहाँ पर बहुत सारे स्टेज प्रॉपर्टी का बहुत सारा उपयोग किया, ऐसा नहीं है। एक ही जगह पर सेंट्रलाइज्ड ऐसा एक एक्टिंग एरिया डिसाइड करके और फिर उसको मंचन करना और फिर उस मुताबिक कंपोजिशंस बनाना बहुत कठिन होता है। और एक क्रिएटिव बात थोड़ी देखने को मिली कि हम लोग प्रोसीडियम थिएटर में सिर्फ प्रोसीडियम का उपयोग करते हैं, उसके अंदर ही नाटक करते हैं। लेकिन शायद डायरेक्टर ने यहाँ आने के बाद में सोचा होगा कि मेरा एक आर्टिस्ट वहाँ से आएगा। तो ये एक क्रिएटिविटी है। ऐसा उनको नहीं मालूम था यहाँ पे दरवाजा यहाँ से आना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने एक सोचा कि नहीं, ये जो कैरेक्टर मैं ला रहा हूँ ये बाहर से आ रहा कैरेक्टर है, बाहर का कैरेक्टर है, इसलिए उसको बाहर से लाया उन्होंने अंदर और उसको बाहर ही भेजा बाद में। तो ये रहता है, मतलब डायरेक्टर अलग ढंग से सोचते हैं। जो अवेलेबल स्पेस है उस स्पेस का सही ढंग से बहुत प्रॉपर उपयोग कोई भी डायरेक्टर करता है और उसके मुताबिक एक्टर्स काम करते हैं। तो बधाई डायरेक्टर को भी और बधाई आर्टिस्ट को भी। बहुत शानदार अभिनय हुआ। तालमेल जो आपका था, जो आपसे रिदम जो आप में था, वो बहुत सराहनीय था। थैंक यू वेरी मच। सिर्फ आपके 2 मिनट मैं भी लेना चाहूँगा। सर्वप्रथम तो मैं वो रहस्य उद्घाटन कर दूं कि मैंने 2 रोजेज़ क्यों अपने चेयरमैन साहब को दिए। उसका ये कारण है, डॉक्टर विनोद नारायण इंदकर जी खुद एक थिएटर की फील्ड से जाने मानी शख्सियत हैं, बहुत अच्छे प्लेज लिखते हैं। 27 को आप इनके भी 2 प्ले देखेंगे जो इन्होंने डायरेक्ट किए हैं, और उतने ही अच्छे प्ले यहाँ लाने के लिए
ये डबल रोजेस का तोहफा इसलिए था सर। दूसरी बात मैं शरद जी के लिए कहना चाहूँगा, अभी हमने थिएटर की शुरुआत की है द्वारका में। द्वारका में वो वातावरण था नहीं, लेकिन आज जो मैं दर्शकों की संख्या देख रहा हूँ, जो थोड़ा सा हमारा थिएटर जो हमारा है वो खचाखच करीब करीब 350 की कैपेसिटी वाला पूरा भरा हुआ है, उसको देखकर मैं कह सकता हूँ कि कुछ माहौल बन रहा है। तो जो ये आपकी दो शिकायतें हैं, चूँकि मैं भी एक थिएटर का स्टूडेंट हूँ और मुझे भी बहुत पीड़ा हो रही थी ये देखकर कि एक सज्जन बात करते हुए बाहर जा रहे थे पूरे मंच के जो उस वातावरण को डिस्टर्ब करते हुए, कुछ पीछे भी आवाज़ें आ रही थी। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा 2 दिन और रुको सर, आप बाकी के 4 नाटकों में ऐसा नहीं पाएंगे। वो माहौल हम बना रहे हैं। 1979 में शुरुआत हुई थी CCRT की मंडी हाउस में, बहावलपुर हाउस में, जहां आज नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है। 98 में कुछ कारणोंवश, मैं तो ये कहूँगा अगर NSD का यहाँ कोई प्रतिनिधि नहीं है तो, कि हमें वहाँ से निकाल दिया गया, क्योंकि NSD को बहुत बड़ी जगह चाहिए थी अपने संस्थान के लिए। और चूंकि हम भी थिएटर के स्टूडेंट हैं, हमारे चेयरमैन साहब थिएटर के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, 60 से अधिक प्ले कर चुके हैं। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास भी है कि कल यहाँ अंकुर जी थे, एक्स डायरेक्टर NSD, और वो दिन दूर नहीं है जब NSD वाले CCRT में प्ले देखने आएंगे, अगर आप ऐसा ही सहयोग देते रहे। कल जो 2 नाटक हम ला रहे हैं वो बहुत ही विशेष नाटक हैं। आज का जैसे बिल्कुल रियलिस्टिक प्ले है, उससे कहीं हटके हैं दोनों नाटक। हर रोज हमने कोशिश की एक नई वैरायटी आपके सामने लाएं। पहला नाटक है सरदार, जो राम जी बाली लेकर आ रहे हैं बनारस से, थिएटर वाला ग्रुप है, और वो NSD के ही प्रोडक्ट हैं और NSD के स्कूल की कमान संभाल रहे हैं बनारस में। तो अभी देखिए NSD के डायरेक्टर भी यहाँ प्ले लेकर आ रहे हैं। कल जो प्ले हुआ पहटिया, वो भी NSD के ही ग्रेजुएट थे, योगेंद्र चौबे जी, और वो खैरागढ़ से वो प्ले लेकर आए थे। दूसरा जो नाटक है सरदार, जैसा कि नाम, मैं ज़्यादा रहस्य उद्घाटन नहीं करूँगा, सस्पेंस थोड़ा सा रखना चाहता हूँ। सरदार वही सरदार जिसने इस पूरी कंट्री को एकजुट किया और एक पूरे भारत की संकल्पना दी, उस नाम से ही प्रभावित है वो नाटक। और जो दूसरा नाटक है उसके बिल्कुल विपरीत, एक संध्या छाया नाम से हमारे सुदेश शर्मा जी चंडीगढ़ से लेकर आ रहे हैं, थिएटर फॉर थिएटर के लिए उनका ग्रुप है। और उसमें आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं, चूंकि हम सब अमृत काल में हैं, हमारा ये जो नवा महोत्सव है, कमला देवी विरासत फेस्टिवल हम जो कर रहे हैं, हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं उनको जिन्होंने, क्योंकि कमला देवी जी हमारी फाउंडर भी थी, हमारी फर्स्ट चेयरपर्सन भी थी और एक बहुत बड़ी फ्रीडम फाइटर भी थी। तो हम सबको नमन कर रहे हैं, अपने उन गुरुजनों को, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। तो लेकिन संध्या छाया आपको बताएगा कि आज क्या हो रहा है, कलयुग में क्या हो रहा है। सो मुझे आशा ही नहीं, विश्वास भी है, कल आप फिर आएंगे, और केवल आप ही नहीं आएंगे, अपने मित्रों और अपने परिवार के सदस्यों के साथ आएंगे। जी आप बताएं। देखिए, नाटक का संसार दर्शकों के बगैर अधूरा है, और जब तक दर्शक नाटक के साथ इन्वॉल्व नहीं होता है तब तक नाटक करने वालों को भी मज़ा नहीं आता है। और ये खुशी है कि आपने शुरू से अपना इन्वॉल्वमेंट इस नाटक के साथ दिखाया, जिसकी वजह से ये आज हमारा चौथा शो था और हमने 4 शो 4 प्रदेश में किए। पहला हमने मध्य प्रदेश में किया था अपने शहर में, दूसरा हमने गुजरात में किया, तीसरा पंजाब में किया और चौथा यहाँ दिल्ली में कर रहे हैं। और हमारे बीच संगम जो एक महत्वपूर्ण क्रिटिक है इस देश के, वो भी मौजूद हैं। और वो पहली बार, मैं चाहूंगा संगम जी आप भी मंच पे आए प्लीज। और उनकी कलम बहुत निर्दयता से चलती है, वो किसी को भी बख्शते नहीं है, तालियां जोर से बजाएं और चुपचाप अपना काम करते हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा कि संगम जी का भी स्वागत किया जाए। नहीं, ये उस तरह के पत्रकार नहीं है। तो आप लोग ये जो अलख जगाई है CCRT ने, इसे और लोगों तक पहुंचाएं और अपने समुदाय को समृद्ध करें, यही मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद। लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
सर आज मुझे आदेश हुआ है कि जो आज के मुख्य अतिथि रहे, जिन्होंने बाहर दीप प्रज्वलन भी किया, उन्होंने कहा हमें भी स्टेज पर जरूर बुलाना है। सो हमारे उपनिदेशक वित्त हैं श्री राजेश भटनागर, जो आज के मुख्य अतिथि थे। और ये जो सेट डिज़ाइन कर रहे हैं हम लोग, उस सेट के लिए जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं हमारे देवेंद्र भाई, देवेंद्र जी हैं यहाँ पर? है सर। देवेंद्र आइए जी आइए आ स्टेज जाएं पर आइए। पर। सर इनको तो और भी सम्मानित करना पड़ेगा। देवेंद्र जी के साथ में रमेश और जी हैं। रमेश भी आ जाएं स्टेज पर। जो आप हमारा परिसर हरा भरा देखते हैं, फूलों से खिला हुआ देखते हैं, उनमें रमेश की मेहनत शामिल होती है। और मुझे लगता है कि जो भी इस परिसर में आता है वो कहता है ये सरकारी संस्थान जैसा परिसर नहीं है। और ये जो सेट डिज़ाइन कर रहे हैं, ये हमारे विजुअल में देवेंद्र बनाते बलबीर रहते हैं साहब। बहुत सारी चीज़ें। हमारे यहाँ थिएटर का बहुत ज़्यादा सामान नहीं था, लेकिन विजुअल उन्होंने में- दिन रात की मेहनत करके उसे भी। सर विजुअल में बलबीर साहब हैं। जी जी, उनको भी बुलाता हूँ। जो बाहर आप रंगोली देखकर आए, जो सजावट देखकर आए, वो आप हमारे बलबीर जी हैं, वो भी इस कार्य में लगे हुए हैं दिन रात। तो मैं चाहूँगा उनका भी हम अभिनंदन करें। आइए बलबीर, बस एक आ जाओ। तो चलिए साहब, लास्ट बट नॉट दी लीस्ट, आप सभी गुणीजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा हमारे शरद भाई ने कहा कि जो कलाकार है उसको बनाने वाला दर्शक ही है। सो इसी उम्मीद के साथ कि आप कल और भी दर्शकों के साथ आएंगे। शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब्बा खैर।